Hello student, myself Dr. Ashish Maheshwari, डिप्टी डायरेक्टर मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मोशन के महा रिवीजन सीरीज़ में बच्चों आज हम बायोटेक्नोलॉजी यूनिट का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, रिवाइज करेंगे। ये जो चैप्टर है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। इस चैप्टर में बायोटेक की रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को डिस्कस किया है, जीन ट्रांसफ़र टेक्निक, आरडीएनए टेक्निक, कि किस तरह से हम एक ऑर्गेनिज्म का जीन आइसोलेट करते हैं, फिर एक वेक्टर की हेल्प से हम उसको दूसरी किसी ऑर्गेनिज्म की सेल में ट्रांसफ़र करते हैं। ये हमें इसमें बताया गया है। और ये जो पहला चैप्टर है बायोटेक यूनिट में कुल मिलाकर 2 चैप्टर हैं, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर जो है वो टेक्निक को समझाता है, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। इस पूरे चैप्टर को हम अपनी स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, टूल्स एंड प्रोसीजर। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रोसेस को, पूरे चैप्टर को समझा जा सकता है। तो हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। चैप्टर की शुरुआत में जो इंट्रोडक्शन दिया है हम उसी से अपनी शुरुआत करते हैं कि कब और किस तरह से पहला आरडीएनए बना। क्वेश्चन देखिए, द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए emerges from the possibility of linking a gene encoding antibiotic resistance with a native plasmid of। देखिए, फर्स्ट आरडीएनए जो बनाया था वो 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने बनाया था। फर्स्ट आरडीएनए was developed by कोहेन एंड बोयर। कोहेन एंड बोयर ने पहला आरडीएनए बनाया था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में से एक बैक्टीरिया का प्लाज्मिड लिया और इस प्लाज्मिड से उन्होंने निकाला एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। एक बैक्टीरिया के प्लाज्मिड से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लिया और इसको उन्होंने एक और बैक्टीरिया साल्मोनेला के प्लाज्मिड के साथ में कंबाइंड कर दिया और दोनों को कंबाइंड करके इन्होंने इस तरह से फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की लैंग्वेज है कि फर्स्ट आरडीएनए बनाने की पॉसिबिलिटी तब अराइज हुई जब हमने एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को साल्मोनेला टाइफिमोरियम के नेटिव प्लाज्मिड से जोड़ा। तो यहाँ पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था, इसको साल्मोनेला के प्लाज्मिड के साथ कंबाइंड करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया। कोहेन एंड बोयर का ये एक्सपेरिमेंट था कि फर्स्ट आरडीएनए कैसे बना। समझ गए? तो फर्स्ट आरडीएनए में तो किसका प्लाज्मिड जोड़ा गया, नेटिव प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफिमोरियम। ठीक है, एक बैक्टीरिया के प्लाज्मिड से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लिया और उसको साल्मोनेला के प्लाज्मिड से जोड़ करके पहला आरडीएनए बनाया गया था। ठीक है, ये शुरुआत थी रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन की कि 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म के डीएनए को जोड़ा जा सकता है। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में टूल्स में हमारा जो सबसे पहला पार्ट है वो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। टूल्स देखिए, अलग अलग तरह के टूल्स हैं जिसमें एंजाइम्स हैं, वेक्टर हैं, डिजायर्ड जीन पैसेंजर डीएनए, होस्ट सेल, ये सब टूल्स हैं। देखो, टूल्स में क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करेंगे वो पहले समझा जाता है, फिर प्रोसीजर में इन सबको यूज़ करके पूरा प्रोसेस समझाया जाता है। तो पहले हम थोड़े टूल्स की बात कर लेते हैं। टूल्स में जो सबसे पहला टूल है वो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, और एंजाइम में भी सबसे मेन एंजाइम जो यूज़ होता है वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए कट करने वाले बहुत ही स्पेसिफिक एंजाइम है और ये डीएनए को पर्टिकुलर प्लेस पे ही कट करते हैं जिसको हम रेस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ये जो होते हैं कट्स डीएनए एट स्पेसिफिक साइट, और स्पेसिफिक साइट को अपन क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट। दिस स्पेसिफिक साइट इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन साइट। ठीक है, और जैसे एक एग्जांपल के तौर पर समझें तो एक एग्जांपल है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का जो एनसीईआरटी ने दिया है, इको R1 एंजाइम। अब इको R1 जो है डीएनए को हर कहीं से काटता नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उस जगह काटेगा जहां पर GAATTC ये सीक्वेंस हो डीएनए में, इधर ये 5 एंड और इधर ये 3 एंड।
तो सामने की तरफ क्या हो जाएगी, CTTAAG। रेस्ट्रिक्शन साइट जो होती है ये पैलेंड्रोम होती है, ठीक है, और GAATTC वाले पैलेंड्रोम पर ECO-R1 कट करता है। ECO-R1 पर्टिकुलर साइट पे तो कट करेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ डीएनए में किस जगह कट करेगा वो भी पोजीशन फिक्स है। जैसे ये हमेशा G और A के बीच में कट करता है, जो मैंने एरो लगाया, तो यही चीज़ आपको सेम इधर मिलेगी G और A के बीच में, ठीक है। तो ये G और A के बीच में कट करता है, और ये G और A जो है एक्चुअली ये क्या है, दो नाइबरिंग न्यूक्लियोटाइड है जिनको बीच में कट लगाता है, और दो न्यूक्लियोटाइड जो है एस्टर बॉन्ड से, शुगर फॉस्फेट एस्टर बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। तो ये हमेशा किस जगह कट करेगा, एस्टर बॉन्ड पर शुगर और फॉस्फेट के बीच में कट करता है, ठीक है। इसी से रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन भी है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बहुत स्पेसिफिक साइट पर डीएनए कट करता है, उस स्पेसिफिक साइट को रेस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं, ठीक है। कटिंग ऑब्लिक भी हो सकती है और स्ट्रेट भी हो सकती है। जैसे ECO-R1 जो है वो GAATTC की साइड पर कट करता है, और वो भी G और A के बीच में कट करता है। तो G और A 5 एंड की तरफ G और A यहाँ पर है, तो यही 5 एंड की तरफ G और A इस तरफ होगा, और ये ऑब्लिक कट करता है, ठीक है। तो अब देखो हमसे क्या पूछ रहा है, द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बाइंड्स टू डीएनए एंड कट्स, डीएनए पर बाइंड करता है और कट करता है कहाँ, एनी वन स्ट्रैंड ऑफ द डबल हेलिक्स, बिल्कुल नहीं, एक स्ट्रैंड पर नहीं, ईच ऑफ द टू स्ट्रैंड एट स्पेसिफिक पॉइंट इन देयर बेस शुगर बॉन्ड, बेस और शुगर के बीच में नहीं, ठीक है। ये शुगर फॉस्फेट का बॉन्ड, जो बैकबोन होती है डीएनए को उसको काटता है शुगर फॉस्फेट की, बेस और शुगर के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है वो नहीं काटता, ये गलत है। ईच ऑफ द टू स्ट्रैंड एट स्पेसिफिक पॉइंट इन देयर बेस फॉस्फेट बॉन्ड, बेस और फॉस्फेट बॉन्ड नहीं, बेस और फॉस्फेट के बीच में तो वैसे भी कोई बॉन्ड नहीं बनता, ठीक है। ईच ऑफ द टू स्ट्रैंड एट स्पेसिफिक पॉइंट इन देयर शुगर फॉस्फेट बैकबोन, दिस इज द करेक्ट आंसर। कि ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम शुगर फॉस्फेट के जो बैकबोन होती है उसमें कट करता है, जैसे G और A के बीच में कट लगाया तो शुगर फॉस्फेट के बीच में, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की कटिंग के बारे में एक छोटी सी बात थी यहाँ पर, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ही रिलेटेड कुछ और स्टेटमेंट दिए हैं, नॉर्मली एनसीईआरटी की लाइन है तो हमें ये ध्यान भी रखनी है, क्वेश्चंस में आ भी जाती है, तो इस क्वेश्चन के थ्रू हम कम से कम एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स को ध्यान रखें। नाउ सबसे पहले क्या लिख रहा है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अपने को इनकरेक्ट निकालना है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम 203 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। ये एनसीईआरटी का फिगर है कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 900 से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमें मिल चुके हैं, और वो भी करीब 230 बैक्टीरियल स्ट्रैंड से, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। 230 ये एनसीईआरटी का फिगर है, हालांकि अब तो नंबर और ज़्यादा है, लेकिन कम से कम इतना जो एनसीईआरटी में लिखा है वो ध्यान रखना है अपने। तो ये करेक्ट है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 230 से ज़्यादा टाइप के बैक्टीरिया से 900 से ज़्यादा एंजाइम मिल चुके हैं। नाउ इन द ईयर 1963 2 एंजाइम्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन ई कोलाई वाज आइसोलेटेड। एक्चुअली 1963 में 2 एंजाइम डिस्कवर हुए थे, एक था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम और एक मिथाइलेज एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ये बैक्टीरिया के डिफेंस सिस्टम का पार्ट होता है। ये जो 2 एंजाइम हैं, तो ये ध्यान रखना कौन कौन से एंजाइम हैं, तो एक तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ये बैक्टीरिया के डिफेंस सिस्टम का पार्ट है, और ये आने वाले वायरल डीएनए को कट करता है। जब बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया पर अटैक करता है तो बैक्टीरियोफेज क्या करता है, बैक्टीरिया पर बैठता है और अपना डीएनए बैक्टीरिया में इंसर्ट कर देता है। ये डीएनए बैक्टीरिया में जाकर के लाइटिक साइकिल के थ्रू बहुत सारे वायरस बनाता है, और बैक्टीरिया की सेल को तोड़कर बाहर आ जाते हैं और बैक्टीरिया खत्म हो जाता है। तो बैक्टीरिया अपने आप को वायरस से बचाने के लिए इनको रखता है, और ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बाहर से आने वाले वायरल डीएनए को कट कर देते हैं। तो डीएनए कटिंग वाले एंजाइम हैं, तो ये जो होते हैं ये बैक्टीरिया को बैक्टीरियोफेज से प्रोटेक्ट करते हैं। कट्स डीएनए ऑफ एक्सटर्नल बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज के एक्सटर्नल जो डीएनए जो आता है उसको कट करते हैं और प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया। अनदर जो दूसरा एंजाइम मिला वो था मिथाइलेज। मिथाइलेज भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काफ़ी मिलता जुलता है, दोनों एक ही साइट पर काम करते हैं। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए कट करता है, ठीक है, चलो बाहर से आने वाले एक्सटर्नल बैक्टीरियोफेज के डीएनए को ये कट कर देगा, लेकिन बैक्टीरिया का खुद का डीएनए भी तो साइटोप्लाज्म में ही है। तो सवाल ये उठता है कि ये फिर बैक्टीरिया के डीएनए को भी काट देंगे।
बैक्टीरिया को भी ये बात समझ में आती है, तो बैक्टीरिया ने अपने डीएनए को बचाने के लिए मिथाइलेज रखा, और इन दोनों का कंबाइंड कॉम्बिनेशन रेस्ट्रिक्शन मिथाइलेशन सिस्टम आरएमएस सिस्टम कहलाता है, जो बैक्टीरिया का एक डिफेंस सिस्टम है। मिथाइलेज क्या करता है, उसको पता है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बहुत स्पेसिफिक है, अपनी साइट पे कट करता है। तो मिथाइलेज बैक्टीरिया के डीएनए में जहां जहां रेस्ट्रिक्शन साइट है वहां पर यह मिथाइल ग्रुप अटैच कर देता है, और मिथाइल ग्रुप अटैच करके उसको एक तरह से कवर कर देता है, ताकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपनी रेस्ट्रिक्शन साइट पहचान नहीं पाए और वो डीएनए को कट नहीं करता। और इसीलिए हम देखते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कभी भी अपने डीएनए, अपनी सेल के डीएनए को कट नहीं करता। ये मिथाइलेज की वजह से होता है। तो ये जो होता है, इट प्रोटेक्ट डीएनए ऑफ बैक्टीरिया, प्रोटेक्ट द बैक्टीरियल डीएनए फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ये डीएनए को अपने डीएनए को प्रोटेक्ट करता है। तो दोनों एंजाइम की एक साथ ही डिस्कवरी हुई थी, एक जो है वो कटिंग कर रहा है, तो दूसरा मिथाइल ग्रुप अटैच करके प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट ये तो सही है, ठीक है। सम की टूल्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेज, वेक्टर एंड होस्ट। मैंने क्या कहा, ये सारे टूल्स हैं, एंजाइम्स हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम, इस तरह के एंजाइम्स, वेक्टर, होस्ट, ये सब जो हैं इस आरडीएनए टेक्निक के टूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, सारे टूल्स में ही आते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहा है, सही स्टेटमेंट है। नाउ इको R1 कट द डीएनए बिटवीन A and T ओनली व्हेन द सीक्वेंस GAAT इज प्रेजेंट इन द डीएनए। अभी जस्ट मैंने बताया था कि इको R1 कहाँ कट करता है, तो इको R1 जो है GAATEC में G और A के बीच में कट करता है, न कि A और T के बीच में। A और T के बीच में नहीं कट करता है, ये गलत लिखा है। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो यही इनकरेक्ट भी होगा। समझ में आ गई बात। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से रिलेटेड कुछ और बातें हमने इस क्वेश्चन के थ्रू क्लियर की। ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, हर बार एक नया क्वेश्चन आता है एंजाइम्स में से, ठीक है। इको R1 की कटिंग कौन से साइट पे होती है वो मैंने पहले बता दी आपको, और वो कटिंग भी G और A के बीच में होती है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डू नॉट डिग्रेड बैक्टीरियम डीएनए। अब देखो, यही जो मैंने अभी बता दिया आपको, वही चीज़ समझा कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम अपने ही बैक्टीरिया के डीएनए को डिग्रेड या कट नहीं करता। क्यों? ठीक है, इट ट्रीट इट लाइक ए फैमिली मेंबर। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कि ऐसी कोई जान पहचान नहीं होती उनके बीच में। इट कैरी ए स्पेसिफिक एंजाइम विच शोज रिपल्शन टुवर्ड्स द बैक्टीरियल डीएनए। ऐसा कोई स्पेसिफिक एंजाइम नहीं है जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और डीएनए के बीच में रिपल्शन पैदा करता हो। गलत बात। बिकॉज बैक्टीरियल सेल है मोर हेट्रोक्रोमेटिन रीजन। जी नहीं, बैक्टीरिया में तो यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन की तो बात ही नहीं है, वो यूकैरियोट्स में होती है। ठीक है, द बैक्टीरियल सेल मॉडिफाई इट्स डीएनए बाय एडिंग ए मिथाइल ग्रुप ऑन रेस्ट्रिक्शन साइट। यस, जो मैंने अभी आपको मिथाइलेज एंजाइम की बात करी है, यही चीज़ है। और ये काम कौन करता है? अभी मैंने आपको बताया, मिथाइलेज। तो बैक्टीरिया अपने डीएनए की रिकॉग्नाइजेशन साइट, रेस्ट्रिक्शन साइट को मिथाइल ग्रुप अटैच करके कवर कर लेता है, और ये काम मिथाइलेज के थ्रू करवाया जाता है। इसलिए एस के बाद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम अपने रेस्ट्रिक्शन साइट नहीं पहचान पाते हैं, और फिर वो कट भी नहीं करते हैं। तो ये आंसर सही होगा, फोर्थ का डी। समझ में आ गई बात? जो मैंने आपको पहले पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ये एंजाइम अपने ही बैक्टीरिया के डीएनए को कट क्यों नहीं करते। नेक्स्ट वन, चलिए अब कुछ वेक्टर की बात करते हैं एंजाइम के बाद में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट क्लोनिंग वेक्टर। देखिए, जो नॉर्मली वेक्टर हम आरडीएनए टेक्निक पे यूज करते हैं उसको क्लोनिंग वेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि वो हमारे डिजायर्ड जीन को तो लेके जाएंगे, तो वो वेक्टर की तरह तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में उनके अंदर ओआरआई होती है, तो वो खुद भी अपना रिप्लिकेशन करते हैं और हमारे डिजायर्ड जीन का भी रिप्लिकेशन कर देते हैं। तो ये वेक्टर हमारे लिए दो तरफा काम आते हैं। एक तो ये हमारे जीन को ले भी जा रहे हैं, और साथ में हमारे डिजायर्ड जीन के नंबर ऑफ कॉपीज भी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसलिए इनको क्लोनिंग वेक्टर कहा जाता है। उसके बारे में क्या स्टेटमेंट सही है, क्या गलत है, अपने को ये ध्यान रखना है। नाउ ओआरआई इज ए सीक्वेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, वेक्टर डीएनए में 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज चाहिए। एक ओआरआई होनी चाहिए, ये आपने पढ़ा भी होगा। उसके बाद उसमें मार्कर जीन होने चाहिए, और उसमें रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए। 3 चीजें जरूरी है, तभी किसी डीएनए को एज ए वेक्टर डीएनए बोला जाएगा। क्लियर? उसमें से ओआरआई का क्या काम है? ओआरआई हम डीएनए रिप्लिकेशन में भी पढ़ते हैं,
कि ORI वो प्लेस होती है जहां से DNA का रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। तो एटलीस्ट एक ORI जरूर होनी चाहिए वेक्टर में, ताकि वेक्टर अपना रिप्लिकेशन कर सके। ORI होनी चाहिए। ORI रिप्लिकेशन का इनिशिएशन पॉइंट तो है ही है, लेकिन यहाँ हम एक चीज और बताते हैं कि ORI रिप्लिकेशन की रेट भी डिसाइड करती हैं, और दो तरह की ORI होती है, हाई कॉपी नंबर, लो कॉपी नंबर। ठीक है, एक तो ऐसी ORI होती है जिससे बड़ा स्लो रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है, नंबर ऑफ कॉपीज कम बनती है, और एक ORI ऐसी होती है जिनसे बड़ा फास्ट रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है और उसमें नंबर ऑफ कॉपीज ज़्यादा बनती है। समझ में आई बात? तो हम क्या करेंगे, अगर हम वेक्टर की बात कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि उसमें ORI हो, और वो ORI भी कैसी हो, हाई कॉपी नंबर वाली हो। यानी कि ORI रिप्लिकेशन भी स्टार्ट करती है और कॉपी नंबर भी रेगुलेट करती है, और यहाँ हम चाहेंगे कि वो हाई कॉपी नंबर टाइप वाली होनी चाहिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट पहला वाला तो खैर बिल्कुल ठीक है, हाई कॉपी नंबर को रेगुलेट करती है ORI, बिल्कुल सही बात है। देन सेलेक्टेबल मार्कर सेलेक्टिवली परमिट्स द ग्रोथ ऑफ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब इसको समझने के लिए आपको पहले थोड़ी बात समझ में आनी चाहिए कि देखो, मार्कर जीन जो होते हैं, मार्कर जीन हमें बाद में जाकर इस चीज में हेल्प करते हैं कि ये रिकॉम्बिनेंट ये वेक्टर जो है जिसमें हम डिजायर्ड जीन लगाएंगे तो ये बन जाएगा rDNA। अब ये वेक्टर अपने डिजायर्ड जीन को लेकर के होस्ट सेल में गया या नहीं गया, इसका पता कैसे चले? तो इसके लिए हम मार्कर जीन रखते हैं। ये मार्कर जीन हमें बताते हैं कि हमारा वेक्टर DNA डिजायर्ड जीन को लेकर होस्ट सेल में पहुंचा या नहीं पहुंचा, मार्कर जीन से पता चलता है। ठीक है, और मार्कर जीन जो होते हैं, अब देखो, जिस होस्ट सेल ने इन डिजायर्ड इस वेक्टर को लिया होगा, जैसे बैक्टीरिया मान लो होस्ट सेल, और ये प्लाज्मिड वेक्टर है, तो जिस बैक्टीरिया ने इस प्लाज्मिड को या rDNA को रिसीव किया, वो बैक्टीरिया कहलाता है ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, और जिसने रिसीव नहीं किया वो क्या कहलाएगा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांस, इसके बारे में भी आगे हमारे प्रोसीजर में और पार्ट आएगा कि मार्कर जीन सेलेक्टिवली परमिट्स द ग्रोथ ऑफ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। एक बात बताओ, जिसमें rDNA गया ही नहीं, जिसमें वेक्टर गया ही नहीं, वो होता है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, और जिसमें rDNA चला गया वो है ट्रांसफॉर्मेंट। अब जब rDNA गया ही नहीं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, तो वो होस्ट सेल की ग्रोथ को कैसे परमिट करेगा? समझ गए? जिसके अंदर मार्कर जीन ही नहीं है, या यूं कहें प्लाज्मिड ही नहीं गया, वेक्टर ही नहीं गया, तो उसी को तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कहते हैं। और इस नॉन ट्रांसफॉर्मेंट की ग्रोथ को मार्कर जीन परमिट करेगा, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। जब वो rDNA मार्कर जीन लेकर के होस्ट सेल में गया ही नहीं, तभी तो उसको बोला नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। जिसमें चला गया वो तो होता है ट्रांसफॉर्मेंट, जिसमें नहीं गया वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो जब उसमें वो गया ही नहीं, तो वो उनकी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट की ग्रोथ को कैसे रेगुलेट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, in order to link the alien DNA, the vector needs to have a single recognition site of commonly used restriction enzyme। मैंने क्या कहा, 3 जरूरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, एक तो हो गई ORI, फिर होना चाहिए मार्कर जीन, मार्कर जीन सिलेक्शन में काम आते हैं, और तीसरी चीज होनी चाहिए रेस्ट्रिक्शन साइट। अब रेस्ट्रिक्शन साइट आप अलग अलग कई सारे एंजाइम की रख लो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक एंजाइम की एक ही रेस्ट्रिक्शन साइट चाहिए। अगर किसी वेक्टर में एक से ज्यादा एंजाइम की, एक ही एंजाइम की एक से ज्यादा साइट होगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब आप एंजाइम यूज करोगे, आपको DNA दिख थोड़ी रहा है, तो जब आप एंजाइम यूज करोगे, अगर उसकी साइट बहुत सारी जगह है या बहुत सारी साइट है वेक्टर में, तो बहुत सारी जगह वेक्टर को काट देगा और वेक्टर के बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे। उसके बाद आप उसको जोड़ के rDNA नहीं बना सकते। इसलिए जब हम एंजाइम यूज करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो वेक्टर सिर्फ एक जगह कटना चाहिए। एक जगह वो तभी कटेगा जब उसके अंदर एक ही साइट हो। तो जो कॉमन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, जो भी एंजाइम्स हैं, उनकी एक एंजाइम की एक ही साइट होनी चाहिए वेक्टर में, ये मस्ट है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है वो। ठीक है, दे आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA। वेक्टर जो होते हैं वो मेन DNA से अलग ही होते हैं, तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, ये बात भी सही है। ठीक है, तो कौन सी चीज करेक्ट नहीं है? तो हमारा आंसर रहेगा यहाँ पर B, कि मार्कर जीन परमिट द ग्रोथ ऑफ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट नहीं। जो ट्रांसफॉर्मेंट होगा, जिसमें rDNA चला गया, उसको ग्रोथ को तो फिर भी वो रेगुलेट करेगा, लेकिन जिसमें गया ही नहीं उसको कैसे करेगा? ओके, आंसर का सेकंड होगा। नेक्स्ट वन, हम वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो इसी वेक्टर में हमने ये एक NCERT का डायग्राम लिया है। NCERT में हमें एक कॉमन वेक्टर PBR322 का डायग्राम दिया है, ये वही PBR322 का डायग्राम है। समझ गए?
और इसके अंदर वो सारी ज़रूरी चीज़ें जो एक वेक्टर में होनी चाहिए। देखिए एक मार्कर जीन तो ये रहा, ये जो मार्कर जीन है जो इसने डी लिख रखा है, ये एक मार्कर जीन है, एक मार्कर जीन ये रहा, इसका तो नाम लिखा हुआ ही है। ये जो मार्कर जीन है ये होता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन पीबीआर के अंदर, ठीक है। ये वाला जो है ये एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, दोनों मार्कर जीन है। एम्फिसिलिन के अंदर PVU1 एंजाइम की साइट और PST1 एंजाइम की साइट होती है। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में एक तो SAL1 एंजाइम की साइट और एक जो है ये होती है BAMH1 एंजाइम की साइट, BAMH1 की साइट। ये बिल्कुल याद होना चाहिए सारा। इसके अलावा 3 साइट या ऊपर अलग से होती है जो किसी मार्कर जीन के अंदर भी रेस्ट्रिक्शन साइट होती है। जैसे एम्फिसिलिन के अंदर 2 हैं, टेट्रासाइक्लिन के अंदर 2 हैं, और 3 साइट है जो किसी मार्कर जीन में नहीं। ऊपर है देखो, एक तो CLE1 लिख रखा है, इसकी साइट है हिंद थर्ड की, और एक ये जो A लिखा है ये किसकी साइट है, ये है EcoR1 की साइट। तो ये बिल्कुल याद होनी चाहिए। EcoR1, CLE1 और हिंद थर्ड की ऊपर अलग से साइट होती है। एक यहाँ ROP सीक्वेंस होती है जो रिप्लिकेशन में मदद करती है, और ये जो C है एक्चुअली ये है ORI होनी चाहिए, तो एक ORI भी है। तो इस तरह से हमें पूरा प्लाज्मिड की ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, और हमें इसकी लेबलिंग ही बतानी कि कहाँ क्या है। अब देखो A कहाँ गया, अपन ने कहाँ से लिखा था, A EcoR1 है, देखो A EcoR1 दे रखा है। A एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन गलत, A ORI भी नहीं है और A BAMH1 भी नहीं है, ठीक है। फिर देखो B BAMH1 है, ये बिल्कुल B जो है ये BAMH1 की साइट है, ठीक बात है। C ORI है, ये ORI है, और D एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, तो हमारा आंसर हो गया 1, ठीक है। PBR 322 का ये लेबल्ड डायग्राम है जिसको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। उसमें 2 मार्कर जीन हैं, कुल मिलाकर 8 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की साइट है, जिसमें 2 एम्फिसिलिन में, 2 टेट्रासाइक्लिन में, 3 ऊपर की तरफ अलग है, ठीक है, और एक ROP के अंदर होती है, ठीक है। ये एक कॉमन वेक्टर है जो हमें दे रखा है NCERT में, तो इसका पूरा डायग्राम अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। अगला PBR 322 के बारे में कुछ और बातें अपन इसको क्लियर कर लें। Which of the following is not true about the PBR 322 vector? Not true पूछा गया है। Now it was constructed by using DNA derived from naturally occurring plasmid of E. coli. PBR 322 जो होता है ये E. coli के प्लाज्मिड को ही मॉडिफाई करके बनाया, तो ये नेचुरल वेक्टर कहा जाता है। थोड़ा मॉडिफाई किया, आर्टिफिशियली मॉडिफाइड बट नेचुरल वेक्टर, तो ये बात सही है। इट इज ए टूल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, बिल्कुल ठीक बात है, टूल तो ही वेक्टर की तरह। इट वॉज डेवलप्ड बाय बॉलीवर एंड रोड्रिगेज। अब देखो PBR में P तो है प्लाज्मिड, BR जो है वो साइंटिस्ट का नाम है बॉलीवर एंड रोड्रिगेज, और 322 उनके लैब के हिसाब से नंबर दिए हुए हैं, तो बॉलीवर और रोड्रिगेज ने उसको तैयार किया मॉडिफाई करके, ठीक है। नाउ सेलेक्टेबल मार्कर प्रेजेंट इन इट कैन डिफरेंशिएट रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमाजेनिक सबस्ट्रेट। अब ये इन्होंने यहाँ दे दिया है, वैसे ही हमारे प्रोसीजर में आगे आएगा। एक्चुअली देखो, कलर बनाने करके सेपरेट करना। PBR की अगर मैं बात करूं तो PBR का जो डायग्राम था अभी मैंने आपको बताया कि PBR के अंदर 2 मार्कर जीन है। एक मार्कर जीन है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस और एक दूसरा मार्कर जीन है एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस, ठीक है। अब आप अपना डिजायर्ड जीन जो जोड़ोगे वो या तो टेट्रासाइक्लिन में जोड़ोगे या एम्फिसिलिन में जोड़ोगे। अच्छा, दोनों ही मार्कर जीन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, मतलब ये बैक्टीरिया को एम्फिसिलिन कंटेनिंग मीडियम या टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में ग्रो करने में हेल्प करेंगे। यहाँ कोई कलर चेंज रिएक्शन नहीं होती। PBR के अंदर ऐसा कोई मार्कर जीन नहीं है, दोनों मार्कर जीन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है। अच्छा, एक वेक्टर और होता है, ठीक है, बिल्कुल PBR से मिलता जुलता होता है, उसके अंदर एक जीन होता है वो गेल जीन होता है, और एक होता है एम्फिसिलिन वाला जीन, ठीक है। ये जो है ये तो है PBR 322 है ना, ये जो है ये होता है PUC 18 या 19, कोई सा भी ले सकते। PBR की तरह एक और वेक्टर होता है PUC। PBR के अंदर दोनों मार्कर जीन एंटीबायोटिक वाले होते हैं, तो वो तो एंटीबायोटिक की प्रेजेंस एब्सेंस से सिलेक्शन करेंगे। लेकिन PUC के अंदर एक एम्फिसिलिन जीन और एक गेल जीन है। गेल जीन का जो एंजाइम होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये एंजाइम क्या करता है, एक कंपाउंड होता है एक्सगेल, इसको ये सिंपल कंपाउंड में ब्रेक करता है। एक्सगेल को ये सिंपल कंपाउंड में ब्रेक कर देता है। एक्सगेल जो होता है ये कलरलेस है, लेकिन ये जो सिंपल कंपाउंड है ये ब्लू कलर के होते हैं, ठीक है। तो गेल जीन का गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम
एक कलरलेस एक्सगेल कंपाउंड, क्रोमाजेनिक सबस्ट्रेट जो है वो ये क्रोमाजेनिक सबस्ट्रेट एक्सगेल ही है। तो इस कलरलेस एक्सगेल क्रोमाजेनिक सबस्ट्रेट से ब्लू कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं और इसी बेसिस पर हम रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट अलग करेंगे आगे जाकर। तो ये जो चीज है ये तो पीयूसी वेक्टर का है। पीबीआर वेक्टर कभी भी कलर चेंज करके सिलेक्शन नहीं करेगा, क्योंकि पीबीआर के अंदर तो दोनों मार्कर जीन कैसे हैं, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। तो पीबीआर के लिए ये स्टेटमेंट सही नहीं है कि पीबीआर जो है कलर चेंज करके रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट पहचानेगा, नहीं, कलर चेंज करके नहीं होगा। ये जो होगा ये कलर चेंज वाला काम पीयूसी में होगा, यहाँ तो दोनों एंटीबायोटिक जीन है। समझ गए? तो डी आंसर, डी जो ऑप्शन है वो पीबीआर के अकॉर्डिंग सही नहीं है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये भी वेक्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग अ डीएनए सेगमेंट और अ जीन ऑफ इंटरेस्ट, डीएनए वही डिजायर्ड जीन, जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम कहते हैं, इज ट्रांसफर टू द होस्ट सेल थ्रू अ वेक्टर। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम एक जीन को होस्ट में ट्रांसफर करते हैं वेक्टर की हेल्प से। कंसिडर द फॉलोइंग 4 एजेंट इन दिस रिगार्ड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अबाउट विच वन और मोर ऑफ दीज कैन बी यूज्ड एज अ वेक्टर। ये है एग्जाम का क्वेश्चन, ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि नीचे ये 4 दे रखे हैं अपने को ऑप्शन, आपको ये बताना है कि इनमें से कितने जो हैं वो वेक्टर की तरह काम आ जाएंगे। वेक्टर की हेल्प से ट्रांसफर करते हैं। अब एक तो है बैक्टीरिया, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज। वेक्टर की तरह कौन काम आते हैं? आरडीएनए में वेक्टर की बात हो रही है, तो क्या बैक्टीरिया काम आता है? पूरा बैक्टीरिया कभी भी वेक्टर के तौर पर काम नहीं आता। वेक्टर जो हम यूज करते हैं आरडीएनए में वो डीएनए होते हैं, वेक्टर डीएनए, पूरी सेल थोड़ी है। बैक्टीरिया किसी डिजीज का वेक्टर हो सकता है, जीन का वेक्टर की बात हो रही है यहाँ तो बैक्टीरिया नहीं। बैक्टीरिया का प्लाज्मिड लेंगे एज ए वेक्टर, पूरा बैक्टीरिया नहीं लेते, केवल उसका प्लाज्मिड लेते हैं, तो प्लाज्मिड सही है। पूरा बैक्टीरिया, ई कोलाई का मान लो अपन ने पीबीआर 322 ई कोलाई का, तो ई कोलाई थोड़ी ऐसे वेक्टर है, पीबीआर 322 वेक्टर है जो कि प्लाज्मिड है, ठीक है। ऐसे बैक्टीरियोफेज प्लाज्मिड की तरह यूज होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन प्लाज्मोडियम नहीं होता, गलत। प्लाज्मोडियम मलेरिया का कॉजल ऑर्गेनिज्म है, ये वेक्टर की तरह काम नहीं आता, ठीक है। यहाँ बी और डी ये दोनों वेक्टर की तरह काम आएंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। पूरी सेल को कभी भी हम या पूरे ऑर्गेनिज्म को ऐसे वेक्टर की तरह यूज नहीं करते। आरडीएनए टेक्निक में जो वेक्टर होता है वो डीएनए होता है, प्लाज्मिड डीएनए, बैक्टीरियोफेज का डीएनए, ये चीज होती है, ओके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अब देखिए टूल्स में ही, चाहे तो टूल्स में पढ़ें चाहे प्रोसेस में पढ़ें, जब हम डिजायर्ड जीन को सेल से बाहर निकालते हैं, तो जीन ट्रांसफर जब करते हैं सबसे पहला काम होता है डिजायर्ड जीन को सेल से निकालना। वो डिजायर्ड जीन किसी सेल में तो होगा ना, तो जिस सेल में वो जीन है उसकी सेल में से जीन निकालेंगे और फिर हमें जिसमें भेजना उसमें वेक्टर की हेल्प से ट्रांसफर करेंगे। ये एक बेसिक प्रोसेस होता है। तो अब डिजायर्ड जीन को सेल में से निकालने में एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस काम आता है और वो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। डिजायर्ड जीन ऑब्टेन करने का एक जो कॉमन तरीका है वो रैंडम डीएनए मेथड होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसेस होता है वैसा ही होता है। उसमें हम क्या करते हैं कि जिस सेल के अंदर हमारा डिजायर्ड जीन है उस सेल का लाइसिस करते हैं। लाइजिंग एंजाइम होते हैं, लाइसोजाइम वगैरह, जो डिपेंड करता है जैसी सेल है, तो सेल का लाइसिस करके प्रोटोप्लाज्म निकालेंगे, उसमें चिल्ड इथेनॉल डाल के डीएनए आइसोलेट करते हैं। तो पहले तो हम सेल में से सारा डीएनए निकाल लेते हैं। अब इस सारे डीएनए में से हमें तो केवल एक डिजायर्ड जीन चाहिए, तो उस डिजायर्ड जीन के दोनों तरफ जो रेस्ट्रिक्शन साइट होती है, तो हर जीन के दोनों तरफ रेस्ट्रिक्शन साइट होती है, तो हमारे डिजायर्ड जीन के दोनों तरफ जिसकी रेस्ट्रिक्शन साइट है उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को डीएनए में डाल देंगे। तो डीएनए क्या करेगा, सॉरी एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, उस डीएनए में जहां हमारा डिजायर्ड जीन है उसको कट कर देगा और बाकी डीएनए के भी टुकड़े कर देता है। हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन करते हैं जिससे हमारा डिजायर्ड जीन भी अलग हो जाता है और बाकी भी जीन के टुकड़े हो जाते हैं, डीएनए के टुकड़े हो जाते हैं। तो बहुत सारे टुकड़े हो गए। अब डीएनए के इन टुकड़ों को सेपरेट करेंगे और फिर उसमें से डिजायर्ड जीन आइसोलेट करते हैं। ये सब डिजायर्ड जीन आइसोलेशन का तरीका बता रहा हूं मैं आउट ब्रीफ में। तो जब हमें ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन के बाद डीएनए के टुकड़े सेपरेट करने की जो टेक्निक होती है वो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसी का एक डायग्राम एनसीईआरटी ने दिया है, ठीक है। टिपिकल अगारोस जेल इन विच द इलेक्ट्रोफोरेसिस हैड अकर्ड, जिसमें अपन ने इलेक्ट्रोफोरेसिस किया है वो अगारोस जेल है, ठीक है। इसमें आप देखो एक तरफ इसमें वेल दिखा रखे हैं, ये खड्डे दिखा रखे हैं और ये सामने कुछ बैंड्स बने हुए हैं। एनसीईआरटी का डायग्राम है, पेज नंबर 198 पर दे रखा है,
ठीक है। और हमें इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के डायग्राम पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अब इन वेल के आगे ये बैंड्स बने हुए हैं, ठीक है। हमसे यहाँ पूछा जाएगा कौन से वेल में डाइजेस्टेड डीएनए था, कौन से में अनडाइजेस्टेड। देखो जिसका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन हुआ उसके तो डीएनए के टुकड़े हुए, और जिसमें डाइजेशन नहीं हुआ उसका पूरा डीएनए एक साथ ही था, समझ गए, ठीक है। तो अब देखिए लेन 1 जो फर्स्ट वाला वेल है, इसके आगे एक ही ये मोटा सा बैंड बना हुआ है, इसका मतलब इसमें जो डीएनए था उसके टुकड़े नहीं हुए, ये अकेला पूरा एक साथ ही एक जगह इकट्ठा हो रहा है। बाकी सब में आप देखो जितने और हैं इन सब में आपको बैंड्स दिखेंगे, सारे के सारे बैंड्स दिख रहे हैं इसमें, और सब में बैंड्स दिख रहे हैं कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ लाइन जो है उनके अंदर डीएनए के टुकड़े हुए हैं, यानी कि वहां रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम कर रहा है, वहां डीएनए का डाइजेशन हुआ है, समझ गए। और ये इधर हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड रखते हैं, इधर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, डीएनए जो है टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मूव करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस की बेसिक चीज है। तो लेन 1 शोज माइग्रेशन ऑफ डाइजेस्टेड डीएनए फ्रेगमेंट। लेन 1 में डाइजेस्टेड डीएनए है क्या? बिल्कुल गलत, लेन 1 में तो दिख ही नहीं रहा, एक ही डीएनए का टुकड़ा, एक ही बैंड दिख रहा, मतलब डीएनए के टुकड़े ही नहीं हुए। लेन 4 शोज माइग्रेशन ऑफ डाइजेस्टेड डीएनए, केवल लेन 4 में है? नहीं, लेन 4 में नहीं, 2 में भी है, 3 में भी और 4 में भी। लेन 2 to 4 शोज माइग्रेशन ऑफ डाइजेस्टेड सेट ऑफ डीएनए, हाँ ये बात सही है, ठीक है, ये आंसर होगा हमारा, ठीक है। वेल्स आर ऑलवेज प्लेस टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग, अब उल्टा कर दिया, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड वेल से अपोजिट साइड में होगा तभी डीएनए चलेगा, वेल की तरफ तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। तो ये भी रिवर्स कर रखा है, वेल हमेशा जिसमें हम सैंपल लोड करते हैं वो वेल हमेशा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ होते हैं, सामने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि डीएनए खुद नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चलेगा तभी तो जेल के अंदर मूव करेगा, और उसके बाद ही तो वो अलग होगा, लेंथ वाइज सेपरेशन होगा। इसमें जो सबसे आगे का सेगमेंट होता है वो सबसे छोटा होता है क्योंकि वो तेज चलेगा, और जो सबसे पीछे रह जाता है वो सबसे लॉन्गेस्ट होगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस की बेसिक बातें हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखनी है। हम डिजायर्ड जीन आइसोलेट करते समय इसका यूज करते हैं, और यहाँ पर क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा सी आंसर। नेक्स्ट वन अगला लेते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, ये भी इलेक्ट्रोफोरेसिस से रिलेटेड है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है, ठीक है, करेक्ट। अब इसमें देखो ये 4 वेल बना रखे और ये जो है ये बैंड्स बना रखे हैं, इसमें इतने हैं, इसमें इतने हैं, इसमें तो एक ही, इसमें 4 है, ऐसे। वेल 1 में क्या डाला गया है? डीएनए के साथ में इको R1 डाला है। वेल 2 में डीएनए के साथ सेल 1 एंजाइम डाला है। वेल 3 में डीएनए के साथ हिंद थर्ड, और इधर डीएनए के साथ BAMH1। अलग अलग चारों वेल में अपन ने डीएनए के साथ अलग अलग 4 तरह के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल रखे हैं, ठीक है। अब आप डायग्राम देख के बताओ कि सबसे ज्यादा टुकड़े किस में दिख रहे हैं अपन को? सेकंड वेल में। इसका मतलब जो डीएनए सेकंड वेल में डाला, डीएनए सब में एक जैसे डाला है, तो सेकंड वेल में अपन ने साथ में एंजाइम कौन सा डाला है? सेल 1, ठीक है। तो सेल 1 एंजाइम की इसका मतलब रेस्ट्रिक्शन साइट ज्यादा है, तभी तो ज्यादा टुकड़े हुए। देखो एंजाइम तो अपने रेस्ट्रिक्शन साइट पे काटेगा, तो कौन से एंजाइम के सबसे ज्यादा टुकड़े दिख रहे हैं? तो आपको सेकंड में दिख रहे हैं, यानी सेकंड में सेल 1 डाला, इनकी इस डीएनए में सेल 1 एंजाइम की रेस्ट्रिक्शन साइट सबसे ज्यादा है, तभी उसने कई सारी जगह कट किया तो बहुत सारे टुकड़े बन गए, ठीक है। सबसे कम ये तीसरे वाले में तो एक ही बैंड क्या बल्कि वो डीएनए कटा ही नहीं है, पूरा का पूरा इकट्ठा हो रहा है, जो अभी हमने लेन 1 में बताया था। तो यहाँ पर थर्ड वाले में अपन ने क्या डाला है? हिंद थर्ड। तो हिंद थर्ड का इसका मतलब क्या हुआ? हिंद थर्ड की तो साइट ही नहीं है लगता है, इसलिए कटिंग हुई नहीं, पूरा डीएनए एक के जैसे ही, मतलब जो पिछला डायग्राम था उसी से ही बनाया गया क्वेश्चन है। अब अपना कोई मैच, ये चीजें मैच करनी है। हाईएस्ट रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर एसोसिएटेड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, हाईएस्ट रेस्ट्रिक्शन साइट किस में है, ठीक है। तो कौन से वेल में सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्शन साइट है? जो एंजाइम डाला उसकी, तो अब वेल नंबर 2 में आएगी। तो अब वेल 2 तो देखो इन तीनों में दे रखा है, इसमें ये नहीं है, तो ये एक ऑप्शन हट गया अपना। उसके बाद मिनिमम नंबर और नो डीएनए डाइजेशन, जिसमें डीएनए का रेस्ट्रिक्शन साइट ही नहीं है, डाइजेशन ही नहीं हुआ, वो कौन सा है? ये रहा थर्ड वाला, ये बता रहे हैं। तो अब वेल 3 तो खैर सब में दे रखा है अपने को इसमें। उसके बाद लेक ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर एन एसोसिएटेड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। लेक ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट मतलब जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने डाला उसकी रेस्ट्रिक्शन साइट नहीं है, लेक ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट किसकी नहीं है? तो वही थर्ड वाले वेल के अंदर। तो थर्ड वाले वेल के अंदर जो है रेस्ट्रिक्शन साइट, तो यहाँ वेल थर्ड आएगा, तो इन 2 में है, ये भी एक और ऑप्शन खत्म होगी। वेल नंबर 4 के अंदर तो जो डाला उसके अंदर तो उसकी रेस्ट्रिक्शन साइट है, तभी तो वेल नंबर 4 में 4 टुकड़े तो बने। वेल नंबर 3 में एक भी टुकड़ा नहीं है, इसका मतलब इसमें जो एंजाइम डाला उसकी रेस्ट्रिक्शन साइट नहीं है, ओके।
मैक्सिमम रेस्ट्रिक्शन साइट्स आर ऑफ। मैक्सिमम साइट किसकी है, मैंने अभी बताया ना, सेल 1 की। ये किस में डाला है, 2 में, वेल नंबर 2 में, यानी कि ये ए बी लिख रखा है, तो बी एंजाइम है। तो बी एंजाइम की रेस्ट्रिक्शन साइट, तो बी एंजाइम इसमें, ये भी गलत। तो हमारा आंसर हो गया इसमें सेकेंड, 10th का सेकेंड। किस वेल में सबसे ज़्यादा जो डीएनए डाला गया उसमें सबसे ज़्यादा कौन से एंजाइम की साइट है, सेल 1 की। कौन से वेल में है, सेकेंड वेल में। किस में सबसे कम या रेस्ट्रिक्शन साइट ही नहीं है, थर्ड वेल के अंदर। कौन से एंजाइम, हिंद थर्ड की। आगे बात समझ में। इलेक्ट्रोफोरेसिस के उसी डायग्राम पर बेस्ड क्वेश्चन था कि इसमें हम इसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, डाइजेस्टेड डीएनए, अनडाइजेस्टेड डीएनए। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस से रिलेटेड एक दो कंसेप्ट और लेते हैं। हैविंग बिकम एन एक्सपर्ट ऑन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, कि मतलब आप एक्सपर्ट हैं, आपको बहुत अच्छे से इलेक्ट्रोफोरेसिस करना आता है। यू आर आस्क्ड टू एग्जामिन ए जेल फॉर अ कलीग where you would find the smallest segment of DNA, smallest segment of DNA। इलेक्ट्रोफोरेसिस को ऑब्जर्व करने पर आपको डीएनए में सबसे छोटा टुकड़ा कहाँ मिलेगा। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपको पता होना चाहिए, जैसे मान लो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बनाई अपन ने, ठीक है, तो इसमें इस तरह के डीएनए के बैंड्स आते हैं और ये डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं। इधर अपन क्या रखते हैं, सॉरी इधर तो रखेंगे अपन नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऊपर की तरफ, और यहाँ रखते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। डीएनए पर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव, ठीक है, तो ये टूवर्ड्स पॉजिटिव चलेगा। अब देखो, जो साइज में छोटा होगा, जिसकी लेंथ छोटी होगी, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी जेल में, ठीक है। तो जो सबसे आगे रहता है वो रहता है स्मॉलेस्ट सेगमेंट, तो वेल से सबसे दूर वाला, ठीक है। इधर जो वेल के ठीक पास में है ये होता है लॉन्गेस्ट सेगमेंट, ये लॉन्गेस्ट सेगमेंट होता है, ठीक है। तो वेयर यू विल फाउंड द स्मॉलेस्ट सेगमेंट, नियर द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, फारदेस्ट अवे फ्रॉम द वेल, ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, वेल से बिल्कुल दूर, इस बात बिल्कुल सही कह रहा है। नियर द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, क्लोज टू द वेल, गलत, यहाँ तो लॉन्गेस्ट होगा। नियर द टॉप, नियर द नेगेटिव पोल, नहीं, नेगेटिव पोल के पास में नहीं। नियर द मिडिल, दे टेंड टू शो डाउन आफ्टर फर्स्ट फ्यू मिनट, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मिडिल में नहीं। आंसर इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट। इलेक्ट्रोफोरेसिस में स्मॉलेस्ट सेगमेंट किधर है, लॉन्गेस्ट सेगमेंट किधर है, ये ध्यान रखना है, उसी पर बेस्ड अपना है पूरा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप शुड बी परफॉर्म बाय अ पर्सन इन ऑर्डर टू विजुअलाइज अ बैंड ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एनसीईआरटी के पेज नंबर 198 पर ये दिया है। अगर आपने मान लो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए सेपरेट किया है, और अगर आप जेल में देखो डीएनए से आंखों से दिखते नहीं है, अगर हमें जेल में डीएनए को ऑब्जर्व करना है तो हमें स्टेन करना पड़ेगा। तो स्टेनिंग का एक प्रोसेस दिया है, स्टेनिंग ऑफ जेल कैसे होता है वही चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि इसकी स्टेनिंग कैसे होती है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद डीएनए को ऑब्जर्व करने के लिए स्टेनिंग का जो प्रोसेस होगा उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जेल इज प्लेस्ड इन इथिडियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन। एक कंपाउंड आता है इथिडियम ब्रोमाइड, जेल को जो है इथिडियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन में रखा जाएगा। इसको ETBR भी कहते हैं, ETBR, इथिडियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन। इसमें थोड़ी देर रखते हैं, उसके बाद इसको निकालते हैं, एंड इट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड इन यूवी लाइट, यूवी में ऑब्जर्व करते हैं। तो डीएनए कैसे दिखते हैं, डीएनए बैंड्स are observed as bright orange color, bright orange colored bands। डीएनए जो है ऑरेंज कलर के दिखाई देंगे। ये पूरा जेल की स्टेनिंग का एक प्रोसेस होता है। इसमें दो तीन चीजें पूछी जाती है, किससे स्टेन करते हैं, कौन सी लाइट में देखते हैं, कैसा वो दिखाई देता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अगर हम यहाँ क्या चाह रहे हैं, विजुअलाइज द बैंड्स ऑफ डीएनए, तो एक्सपोजर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स टू यूवी रेडिएशन, केवल यूवी रेडिएशन से एक्सपोजर से हो जाएगा काम, नहीं। स्टेनिंग द ब्रोमोफिनोल ब्लू, स्टेनिंग विद ब्रोमोफिनोल ब्लू फॉलोड बाय यूवी रेडिएशन, ब्रोमोफिनोल ब्लू काम नहीं आता, इथिडियम ब्रोमाइड काम आता है। स्टेनिंग विद इथिडियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय यूवी, ये सही है बिल्कुल, ठीक है। पर्सन कैन सी द बैंड्स विदाउट स्टेनिंग, विदाउट स्टेनिंग तो दिखेगा ही नहीं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए बैंड्स को देखने के लिए स्टेनिंग करनी होती है। स्टेनिंग का ही प्रोसेस ध्यान रखना है। स्टेनिंग किससे करेंगे, तीन बातें ध्यान रखेंगे। किससे करेंगे, इथिडियम ब्रोमाइड से। कौन सी लाइट में देखेंगे, यूवी लाइट में। कैसा दिखेगा, ऑरेंज कलर का दिखेगा,
बस तीनों चीजें ध्यान रखें, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक और अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इन आरडीएनए टेक्निक और जेनेटिक इंजीनियरिंग इल्यूशन मीन्स। अब देखो जब हम स्टेन करते हैं, ये जो मैंने पिछले में भी स्टेनिंग का तरीका बताया, जैसे हम स्टेन करते हैं तो डीएनए के सेगमेंट दिखने लग जाते हैं। स्टेन करने के बाद जैसे ये जेल है और अब इसमें डीएनए के सेगमेंट अपने को अच्छे से ऑरेंज कलर के दिख रहे हैं, तो दिखने के बाद अगर हम चाहें तो इस एक सेगमेंट को काट के निकाल सकते हैं, क्योंकि जेल जो होती है अगारोस जेल जो है ये सॉफ्ट होती है, चाकू से ब्लेड से इसको काट सकते हो। तो एक सेगमेंट को, जैसे मुझे लॉन्गेस्ट सेगमेंट चाहिए तो मैं यहां से इसको ब्लेड से काट करके निकाल, ठीक है। इट कैन बी कट आउट बाय नाइफ, तो नाइफ से ब्लेड से इसको कट कर सकते हैं, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इल्यूशन। इस प्रोसेस को इल्यूशन बोला जाता है। स्टेनिंग के बाद डीएनए के एक सेगमेंट को जेल से, नाइफ से या ब्लेड से कट करके निकालना, सेपरेट करना, वो कहलाता है इल्यूशन। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग आरडीएनए टेक्निक में इल्यूशन किसको कहते हैं, रिमूव द डीएनए फ्रॉम सेंट्रीफ्यूज ट्यूब आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद सेंट्रीफ्यूज से डीएनए रिमूव करना इल्यूशन है? नहीं, गलत। सेपरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन फ्रॉम रिकॉम्बिनेंट सेल, जी नहीं, इसको भी इल्यूशन नहीं कहते। इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन होस्ट सेल, जी नहीं, इंसर्शन करने को भी इल्यूशन नहीं है। द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेल पीस, ये है सही चीज कि जेल में से जो हमने डीएनए सेपरेट किए हैं, द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेल पीस, जेल में से इसको निकालना, डीएनए को काट के निकालना, इसी को हम इल्यूशन कहते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरोसिस कैसे करते हैं, तो ये ध्यान रखना है। अगार की बनी हुई जेल होती है, पोरस जेल, जिसमें डीएनए मॉलिक्यूल मूव करते हैं, और जो सबसे छोटा टुकड़ा है वो ये चार्ज के बेस पे चलते हैं, साइज और चार्ज के बेस पर। सबसे छोटा टुकड़ा आगे, सबसे पीछे, सबसे लंबा टुकड़ा, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरोसिस के साथ में डाइजेस्टेड डीएनए, अनडाइजेस्टेड डीएनए भी जांच सकते हो, आप बताया क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद में आप उसकी स्टेनिंग कैसे करोगे ये भी बताया कि डीएनए को ऑब्जर्व करना है तो देखेंगे कैसे। उसके बाद में इसके अंदर इल्यूशन मतलब एक सेगमेंट को कट करके निकालना है तो कैसे निकालेंगे ये भी ध्यान रखें, ठीक है। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोफोरोसिस के बाद में अगला एक और पार्ट देखो, इलेक्ट्रोफोरोसिस की जरूरत हमें पड़ती है कब, जब हम डिजायर्ड जीन को सेपरेट करते हैं। तो अब जब हम प्रोसेस पढ़ते हैं ना, तो प्रोसीजर में पहला काम होता है आरडीएनए सेपरेट करना, सॉरी डिजायर्ड जीन सेल में से निकालना। और डिजायर्ड जीन को सेल में से निकालने में हमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन भी करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोफोरोसिस भी करना पड़ेगा, सदर्न ब्लॉटिंग भी होगी, ऑटो रेडियोग्राफी, सारी चीज़ें होंगी। अब हमने अपना डिजायर्ड जीन सेपरेट कर लिया, तो हमें जो डिजायर्ड जीन मिलता है वो बहुत कम अमाउंट में होता है, तो हमें फिर इसके अमाउंट को इंक्रीज करना होता है। डिजायर्ड जीन को और वेक्टर को जोड़ के आरडीएनए बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें डिजायर्ड जीन को जो है इंक्रीज करना होगा। और डीएनए के नंबर को एम्पलीफाई करने का तरीका है पीसीआर, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अगेन इन दिस चैप्टर। पीसीआर का पूरा नाम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। ये 3 स्टेप का प्रोसेस है। छोटी छोटी ट्यूब्स में ऑटोमेटिक मशीन होती है, इसमें सारे जिस डीएनए की आपको कॉपी करनी है वो एक डीएनए का मॉलिक्यूल, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम और इसमें न्यूक्लियोटाइड प्राइमर सब मिलाकर के मशीन में लगा देते हैं, और पूरा थर्मल साइकिल होती है, 3 स्टेप में चलती है। बस इसमें एंजाइम बड़ा इंपॉर्टेंट लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर डीएनए की अनवाइंडिंग हम हेलिकेज से नहीं करके टेम्परेचर से करते हैं। नॉर्मली सेल में जब डीएनए रिप्लिकेशन होता है तो हेलिकेज सेपरेट करता है, यहाँ पर टेम्परेचर करेगा 94 डिग्री 95 डिग्री। इसीलिए यहाँ जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो भी हीट रेजिस्टेंट होता है, टेक पॉलीमरेज। ये डीएनए पॉलीमरेज थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से मिलाया है, थर्मस एक्वेटिकस, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर को भी झेल लेता है। क्योंकि हमें डीएनए को अनवाइंड करने के लिए, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए एंजाइम वो चाहिए जो हाई टेम्परेचर पर भी रह जाए। पीसीआर में यही खास बात है। सबसे पहला काम पीसीआर में होता है कि हम डीएनए को लेकर के सबसे पहले टेम्परेचर को 92-95 डिग्री तक ले जाते हैं, हीट करते हैं ताकि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाए। ये जो ए स्टेप होती है दैट इज कॉल्ड डीनेचुरेशन, ठीक है। डीनेचुरेशन यूजुअली 94 डिग्री टू 96 डिग्री 95 डिग्री के आसपास रहता है, ठीक है। उसके बाद में देखो ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए। सेपरेट होते ही फिर दोनों स्ट्रैंड पर प्राइमर जुड़ेगा, क्योंकि ध्यान रखना डीएनए रिप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम की शुरुआत नहीं करता,
तो हमें प्राइमर लगाने पड़ते हैं। सेल के अंदर प्राइमर बनाता है आरएनए पॉलीमरेज, इसलिए आरएनए के प्राइमर होते हैं। हम यहाँ पीसीआर में आर्टिफिशियली काम कर रहे हैं तो हम तो यहाँ पर प्राइमर भी डीएनए की डालते हैं, क्योंकि सेल में भी पहले आरएनए का प्राइमर बनता है, बाद में हटाना पड़ता है उसको, फिर डीएनए बनाते हैं। तो हम यहाँ आर्टिफिशियल काम कर रहे हैं तो बाद का काम ही नहीं रखा हमने, शुरू में प्राइमर कौन से लिए, डीएनए। अब जब हम टेम्परेचर को थोड़ा कम करके 54 डिग्री के आसपास लाते हैं तो प्राइमर जुड़ते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं एनीलिंग। एनीलिंग मीन्स अटैचमेंट ऑफ प्राइमर यूजुअली एट 54 डिग्री। 54 डिग्री पर एनीलिंग हो रही है, प्राइमर का अटैचमेंट, दोनों तरफ प्राइमर जुड़ गए। अब उसके बाद में नेक्स्ट थर्ड स्टेप में यहाँ काम आता है एंजाइम, एक्सटेंशन कहते हैं इस स्टेप को। और यहाँ टेक पॉलीमरेज एंजाइम जो है 72 डिग्री पर सबसे बढ़िया काम करता है ये एंजाइम। और यहाँ टेक पॉलीमरेज एंजाइम इन सब का रिप्लिकेशन करके पूरे डीएनए बना देता है। एक्सटेंशन जो होगा वो टेक पॉलीमरेज एंजाइम करेगा, जो हीट रेजिस्टेंट एंजाइम है वो करता है। और जब कई साइकिल्स हो जाएंगी, 30 साइकिल्स के आसपास मिलियंस ऑफ कॉपीज मिल जाती हैं। ये डी जो बताना चाह रहा है, ये तो सिर्फ क्या कहना चाह रहा है, एम्प्लीफिकेशन हो गया और उसकी कई सारी कॉपीज मिल गई। एनसीईआरटी का ये डायग्राम है, और एनसीईआरटी के डायग्राम की जो लेबलिंग है उसी को हटाकर हमने ABCD कर दिया है। तो पीसीआर 3 स्टेप का प्रोसेस है, डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन। 94, 54, 72, फिर से 94, 54, 72, ये साइकिल बार बार चलती है और हर बार डीएनए का अमाउंट पहले से डबल हो जाता है। तो विद इन फ्यू मिनट्स आप डीएनए की हजारों लाखों कॉपीज बना सकते हो। तो पीसीआर डीएनए क्लोनिंग, जीन क्लोनिंग का एक रैपिड मेथड है और इन विट्रो कंडीशन में ऑटोमेटिकली ये सारा काम चलता है। इससे हम डीएनए की नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ा सकते हैं, एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं। जो डिजायर्ड जीन हम निकालते हैं, जो वेक्टर होता है, सबको हम पीसीआर से एम्प्लीफाई जरूर करते हैं। ओके, सो इसके अंदर अगर अब मैच करूं मैं तो ए जो है वो डीनेचुरेशन आ रहा है अपने हिसाब से, तो ए देखो डीनेचुरेशन इसमें दिख रहा है। और देख ले ऑप्शन जो है, ए एनीलिंग नहीं होगा, ए एक्सटेंशन नहीं होगा, ए एम्प्लीफिकेशन भी नहीं होगा। वैसे ही दिख रहा है ऑप्शन ए की इसमें सही है। और इसके अंदर जो है ए डीनेचुरेशन, बी हो गया एनीलिंग, सी हो जाएगा एक्सटेंशन थ्रू टेक पॉलीमरेज, और डी एम्प्लीफिकेशन। आंसर विल बी फर्स्ट, इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए क्वेश्चन नंबर 14 का। पीसीआर की बेसिक स्टेप्स हैं, इसी के थ्रू आप पीसीआर का एक थोड़ा सा रिवीजन हम कर सकते हैं। पीसीआर क्या चीज़ है, ठीक है। हर बार डीएनए अमाउंट डबल हो जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। पीसीआर से रिलेटेड एक और चीज़ है, पीसीआर में और हमारे सेल में होने वाला नेचुरल जो डीएनए रिप्लिकेशन है, पीसीआर जो है वो क्या है, इन विट्रो डीएनए रिप्लिकेशन। तो पीसीआर में हो रहा है इन विट्रो डीएनए रिप्लिकेशन, और नेचुरल रिप्लिकेशन को क्या बोलते हैं, इन वीवो, ठीक है। अब नेचुरल रिप्लिकेशन में उसका कंपैरिजन है, सेलेक्ट आउट द इनकरेक्ट पेयर रिगार्डिंग द होमोलॉजी ऑफ पीसीआर एंड नेचुरल रिप्लिकेशन। पीसीआर और नेचुरल रिप्लिकेशन को कंपेयर कर रहे हैं कि जो काम नेचुरल रिप्लिकेशन में जो कर रहा है वो पीसीआर में कहाँ से हो रहा है, वो सही होमोलॉजी है या नहीं। जैसे हेलिकेज क्या करता है, अनवाइंडिंग का काम करता है, ये क्या करता है, अनवाइंडिंग, ठीक है। तो यही काम यहाँ 94 डिग्री पर क्या हो जाता है, डीनेचुरेशन। बिल्कुल ठीक बात है, तो ये तो बिल्कुल सही है कि जो अनवाइंडिंग वहाँ हेलिकेज कर रहा है, यहाँ डीनेचुरेशन से करते हैं। प्राइमेज एंजाइम क्या बनाता है, प्राइमर फॉर्म करता है, ठीक है। 54 डिग्री पर भी क्या होता है, एनीलिंग होती है, प्राइमर अटैचमेंट। तो ये भी बिल्कुल होमोलॉजी, ये बिल्कुल सेम मैच कर रहा है। डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, ये डीएनए बनाता है, टेक पॉलीमरेज भी डीएनए बनाता है, दोनों ही डीएनए बनाते हैं, टेक पॉलीमरेज भी डीएनए पॉलीमरेज ही, बट वो हीट रेजिस्टेंट। तो ये भी बात बिल्कुल सही है दोनों की। लाइगेज एंजाइम क्या करता है, ज्वाइनिंग का काम करता है, ठीक है। लाइगेज ज्वाइनिंग का काम करता है। लेकिन 72 डिग्री पर तो क्या हो रहा है, डीएनए सिंथेसिस हो रहा है। एक्सटेंशन का मतलब है डीएनए सिंथेसिस। ये चीज होमोलॉजी मैच नहीं है। कौन सा मैच नहीं है, डी वाला। इधर तो वो ज्वाइनिंग का लाइगेज बता रहा है, उधर आप देखो पीसीआर में तो ज्वाइनिंग की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां ओकाजाकी सेगमेंट नहीं बनते। ओकाजाकी सेगमेंट को जोड़ता है लाइगेज, तो इधर ओकाजाकी बनते ही नहीं। यहाँ डीएनए का दोनों स्ट्रैंड एक साथ ही अलग हो जाते हैं और दोनों पर कंटिन्यू सिंथेसिस होता है आर्टिफिशियली। तो यहाँ ओकाजाकी बनते ही नहीं, तो लाइगेज चाहिए नहीं। 72 डिग्री पर तो सिंथेसिस का काम होता है, तो इधर ज्वाइनिंग इधर सिंथेसिस, ये प्रॉपर मैच नहीं है, ठीक है। तो ये आंसर इसका हमारा क्या रहेगा, डी। और सेल में होने वाले नेचुरल डीएनए रिप्लिकेशन
और पीसीआर में होने वाले इन विट्रो डीएनए रिप्लिकेशन का कंपैरिजन ध्यान रखें। इसी क्वेश्चन के थ्रू हमें ये चीज़ कंपैरेटिवली ध्यान रखनी है। नाउ नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब ये कुछ कॉमन क्वेश्चन है जिसके अंदर अलग अलग तरह के कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं अपने को। इसी के थ्रू भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें एनसीईआरटी की अपने को ध्यान रखनी है। जैसे अ नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, ये जो बात कही जा रही है वो इलेक्ट्रोफोरोसिस के टाइम की कही जा रही है। वहाँ एक अगार यूज़ करते हैं हम, अगारोज, वो चीज़ कहना चाह रहे हैं, ये है अगार एक्चुअली। अगारोज इज ए नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड्स, जो एल्गी होती है, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, उनसे मिलता है। ठीक है। द डीएनए फ्रेगमेंट्स प्यूरिफाइड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग, तो जो डीएनए फ्रेगमेंट हमने जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस में निकाला, मतलब वो डिजायर्ड जीन निकाला, डीएनए फ्रेगमेंट निकालने का मतलब जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस में डिजायर्ड जीन निकाला, तो ये किसको बनाने में काम आते हैं, तो ये आरडीएनए बनाने में काम आते हैं बाय ज्वाइनिंग देम विद लाइगेज। तो ज्वाइनिंग तो लाइगेज से करेंगे और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में ये, ठीक है, बाय ज्वाइनिंग देम, सॉरी जस्ट ए मिनट, ज्वाइनिंग देम विद, आरडीएनए बनाने में किसके साथ उसकी ज्वाइनिंग करेंगे ये पूछ रहा है अपने से, तो ज्वाइनिंग देम विद वेक्टर, वेक्टर से ज्वाइन करके डीएनए को हम आरडीएनए बनाएंगे। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट वन, द लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरीड आउट एट अ प्रेजेंट इन वन ऑफ द टू इन ए प्लाज्मिड वेक्टर, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है। द लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए, एलियन डीएनए मतलब डिजायर्ड जीन, तो डिजायर्ड जीन को हम कहाँ जोड़ेंगे, तो डिजायर्ड जीन को हमेशा वेक्टर में किसी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन या मार्कर जीन पर जोड़ते हैं। ठीक है। तो लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए, तो और मार्कर जीन में भी क्या है, बेसिकली कोई रेस्ट्रिक्शन साइट होगी, उसी पर तो जोड़ेंगे। कैरिड आउट एट ए रेस्ट्रिक्शन साइट, यहाँ तो क्या आएगा, रेस्ट्रिक्शन साइट, मार्कर जीन में प्रेजेंट रेस्ट्रिक्शन साइट पे जीन जोड़ेंगे ताकि हम आगे उसको सेलेक्ट भी कर पाएं। तो लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरीड आउट एट ए रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, या पीबीआर की बात हो रही है तो ये दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन थे, उसमें से किसी भी एक में जोड़ देना, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, वन ऑफ एनी वन ऑफ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, उसके साथ इसको जोड़ेंगे। ठीक है। उसके बाद देखो अगला क्या लिखा है, रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर इंड्यूस्ड डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, हाई टेम्परेचर पर भी कौन एक्टिव रहता है, वही टेक पॉलीमरेज। तो ये क्या है एक्चुअली, यहाँ पर आएगा टेक पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है। डीएनए फ्रेगमेंट्स आर रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू देयर थ्रू इन अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। अब डीएनए सेगमेंट को यहाँ किस तरह से रिजॉल्व करते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर साइज, साइज थ्रू दी, अगारोस जेल में जाती हैं। जेल के अंदर एनसीईआरटी ने एक टर्म दिया सीविंग इफेक्ट, अगारोस जेल प्रोवाइड सीविंग इफेक्ट, छलनी की तरह काम करता है, जेल छलनी की तरह काम करता है, उसमें डीएनए अपने साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट होता है। तो ये जो पांचों स्टेटमेंट है ये एनसीईआरटी के अलग अलग जगह के लिए हुए स्टेटमेंट हैं। ठीक है। इस क्वेश्चन के थ्रू इन स्टेटमेंट को ध्यान रखना है क्योंकि ये बड़े यूजफुल स्टेटमेंट हैं, कई क्वेश्चन में यूज हो जाते हैं। तो फर्स्ट वाले में अगारोज और सीवीड है, देखो ये फर्स्ट वाले में अगारोज और सीवीड है। फिर सेकंड में रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्लोनिंग वेक्टर, थर्ड में रेस्ट्रिक्शन साइट एंटीबायोटिक जीन, फोर्थ में टेक पॉलीमरेज, फिफ्थ में साइज, मतलब पूरा का पूरा जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन इससे मैच कर रहा है। मेन बात देखो यहाँ ऑप्शन मैच करने की नहीं है, इन स्टेटमेंट में हमें क्या फिलअप करना होता है ये हमें ध्यान रखना है कि यहाँ किसकी बात चल रही है, क्या है, और ये सारी लाइन्स आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगी। क्वेश्चन के थ्रू कम से कम एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट लाइन्स को जरूर ध्यान रखिएगा। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक फ्लो चार्ट बना रखा है हमने। एक्चुअली ये हमारे प्रोसेस का ही एक स्टेप है। देखिए हमने इलेक्ट्रोफोरोसिस से डिजायर्ड जीन आइसोलेट किया, पीसीआर से एम्पलीफाई किया, ये सारी बातें बताई। लेकिन देखो डिजायर्ड जीन आइसोलेट करने का एक और भी तरीका है, उसी को मैंने इस फ्लो चार्ट में रखा है। कभी कभी क्या होता है हम डायरेक्ट किसी जीन को सेल में से आइसोलेट नहीं कर पाते हैं, या कर भी लेते हैं तो हमारे काम नहीं आता। स्पेशली जैसे यूकैरियोट्स में बहुत सारे जो जीन होते हैं वो स्प्लिट जीन होते हैं। अब स्प्लिट जीन में आप जानते हैं इंट्रोन और एक्सोन दोनों होते हैं। तो इंट्रोन एक्सोन वाले इस जीन को अगर आप निकाल भी लाएंगे इतनी मेहनत से, और मान लो किसी होस्ट में ट्रांसफर भी कर दिया, तो वो जो है वो किसी काम का नहीं रहता, क्योंकि इंट्रोन एक्सोन वाला जीन HNRNA बनाता है, और जिस सेल में आप भेज रहे हो वहाँ उसकी प्रोसेसिंग हो, इस बात की गारंटी नहीं होती। ठीक है, तो इसीलिए
हम कई बार एक और तरीका यूज करते हैं cDNA फॉर्मेशन। उसमें हम क्या करते हैं, जो डिजायर्ड जीन हमें चाहिए हम उसी का mRNA लेकर आते हैं, mRNA लाते हैं और mRNA से फिर DNA बना देते हैं। तो mRNA के अंदर खास बात क्या है कि वो इंट्रॉन सब हटा चुके हैं अपन प्रोसेसिंग से, HNRNA से mRNA बना। तो अगर हमारा डिजायर्ड जीन स्प्लिट जीन है तो उसको लाने के बजाय हम उसके mRNA को लाएंगे जो HNRNA से प्रोसेसिंग से बना है, इंट्रॉन हट चुके हैं, अब केवल एक्सॉन है, फिर उससे हम DNA बनाएंगे क्योंकि आज हम RNA से DNA बनाने जानते हैं, तो वो काम करेंगे और उसके बाद फिर हम उसको एज ए डिजायर्ड जीन यूज करेंगे। तो वही एक प्रोसेस मैंने दिया है कि डिजायर्ड जीन ऑब्टेन करने का ये एक तरीका और रहता है। ठीक है, इसमें देखो क्या है, एक्सट्रैक्ट mRNA ऑफ जीन, सबसे पहले जीन का mRNA निकाला, अब अपने को पूछ रहा भाई ए क्या यूज करें, उसके बाद DNA ऑफ जीन बन गया। तो अगर RNA से DNA बना इसका मतलब ए यहाँ पर क्या आएगा, RNA से DNA कौन बनाता है अपने को एंजाइम पता होना चाहिए, ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज करेंगे तो DNA बन गया। ठीक है, अब इस DNA का एक स्ट्रैंड बनेगा पहले, फिर इसको डबल स्ट्रैंडेड करेंगे। तो DNA को डबल स्ट्रैंड करना है, तो डबल स्ट्रैंड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंड से डबल स्ट्रैंड के नॉर्मली जो DNA पॉलीमरेज एंजाइम है वही यूज करेंगे, पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, तो डबल स्ट्रैंडेड हो गया। अब उसके बाद इसमें हम स्टिकी एंड ऐड करते हैं, ये आर्टिफिशियल तरीका होता है। आपने RNA से DNA बनाया तो उसके दोनों तरफ स्टिकी एंड नहीं है, स्टिकी एंड तो तब होते हैं जब आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट के लाते, नहीं है तो हम स्टिकी एंड आर्टिफिशियली जोड़ सकते हैं। तो इनके दोनों ओर स्टिकी एंड जोड़ दिए जाते हैं, तो डिजायर्ड जीन हो गया जिसको हम cDNA कह रहे हैं। cDNA कौन सा है, वो DNA जो RNA से बनता है, उसमें दोनों तरफ स्टिकी एंड जोड़ दिए। अब ये हो गया cDNA विद स्टिकी एंड, दैट इज अवर डिजायर्ड जीन। ये जो cDNA विद स्टिकी एंड है ये हमारा अब डिजायर्ड जीन हो गया। अब हम इसको वेक्टर के साथ जोड़ेंगे, तो वेक्टर लेंगे, C यहाँ पर वेक्टर लेना है अपने को, हम ले लेते हैं चलो प्लाज्मिड वेक्टर लिया। अब प्लाज्मिड वेक्टर को हम क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये D क्या है, ये है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, इससे कट करेंगे। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट करेंगे। उसके बाद ये बन गया प्लाज्मिड, ये कटवा, ये E जो है वो प्लाज्मिड है, कटा हुआ प्लाज्मिड विद स्टिकी एंड। तो ये भी क्या है, स्टिकी एंड वाला प्लाज्मिड बनेगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करने के बाद। ठीक है, अब इधर cDNA विद स्टिकी एंड है, इधर प्लाज्मिड विद स्टिकी एंड, दोनों को जोड़ेंगे किससे, F लिख रखा है, तो F क्या होगा, लाइगेज से जुड़ेगा। और जुड़ने के बाद में ये जो G है ये क्या है, rDNA बन गया अपना। पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझाने की मैंने कोशिश करी है आपको, कि हम जीन का mRNA लेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से उसका DNA का स्ट्रैंड बनाएंगे, फिर DNA पॉलीमरेज से उसको डबल स्ट्रैंड करेंगे, फिर उस जीन के दोनों तरफ स्टिकी एंड जोड़े जाएंगे। तो ये हमारा डिजायर्ड जीन विद स्टिकी एंड तैयार हो गया। एक दूसरी तरफ हम वेक्टर लेंगे, हम मान लीजिए प्लाज्मिड ले लेते हैं, प्लाज्मिड इसलिए लिया है क्योंकि अपने नीचे ऑप्शन में अपने को दिख रहा है कि प्लाज्मिड ले रखा है। ठीक है, और फिर उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे तो प्लाज्मिड भी ओपन हो जाता है विद स्टिकी एंड, फिर दोनों को मिलाया, लाइगेज डाला और लाइगेज ने इनको जोड़कर rDNA बना दिया। समझ में आ गई बात, पूरा प्रोसेस ध्यान रखना है कि हम इस तरह से cDNA फॉर्मेशन से भी rDNA बना सकते हैं। तो ये जो हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ, इसमें अब देखो हम अपन मैच कर लेते हैं, ये जो सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो सबसे पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आया, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहाँ, ये A हो गया। ठीक है, B पार्ट में क्या आ रहा है, DNA पॉलीमरेज आ रहा है, DNA पॉलीमरेज ये रहा, DNA पॉलीमरेज ये B हो गया। उसके बाद C आ रहा है प्लाज्मिड, तो ये है C प्लाज्मिड। उसके बाद D रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो ये D रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। E जो है प्लाज्मिड विद स्टिकी एंड, ये रहा E प्लाज्मिड विद स्टिकी एंड। उसके बाद F लाइगेज, ये F, और उसके बाद rDNA बना, rDNA ये हो गया G। इस तरह से हम इन सबको सीक्वेंस में लेंगे। और ये जो हमारी सीक्वेंस है, अब A में क्या आ रहा है 7, तो A में 7 देखो ये आ रहा है, B में आ रहा है 1, C में 2 आ रहा है, D में 5 आ रहा है, ये रहा D में 5, E में 3rd आ रहा है, ये रहा, F के अंदर 4 और G के अंदर 6। ये पूरा का पूरा फर्स्ट ऑप्शन ही आपका इससे मैच कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन तो चलो ठीक है, अपन ने क्वेश्चन के हिसाब से मैच कर दिया। मेन चीज आपको इस क्वेश्चन के थ्रू जो ध्यान रखनी है वो ये है कि ये हमारा एक और तरीका है डिजायर्ड जीन ऑब्टेन करने का, जिसमें हम RNA से जीन बना रहे हैं, cDNA मेथड, और उसमें कैसे काम किया जाता है वो एक आउटलाइन इस प्रोसेस के थ्रू समझाने की मैंने आपको
कोशिश की है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है, इफ वी लाइगेट अ फॉरेन डीएनए एट BAM-H1 साइट इन PBR322 देन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विद। अब देखो PBR322 वेक्टर है, तो चलो अपने काम करते हैं, वापस से एक बार बना लेते हैं। ये PBR322, इसमें ये है टेट्रासाइक्लिन जीन और इधर है ये एम्फिसिलिन जीन, ये TTR जीन और ये AMPR जीन। BAM-H1 साइट इन, BAM-H1 साइट कहाँ होती है तो ध्यान रखना, टेट्रासाइक्लिन में दो साइट होती है, जिसमें से एक साइट होती है BAM-H1। तो किसमें है ये, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर होती है BAM-H1 साइट। अगर हम इसको कट कर रहे हैं और यहाँ फॉरेन डीएनए लगा रहे हैं, तो इसका मतलब BAM-H1 को कट किया और यहाँ अपन ने फॉरेन डीएनए लगा दिया, तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन खत्म हो गया, क्योंकि उसके अंदर तो जीन इंसर्ट हो गया। अब इसी को कट करा अपन ने, ठीक है, यहाँ पर अपन ने एंजाइम ले लिया और यहाँ अल्टीमेटली इसको पहले कट किया हमने, इस तरह से अपन ने इसको कट कर लिया, ठीक है। फिर इसमें RDNA जोड़ दिया, तो ये RDNA जोड़ने के बाद वापस एक सर्कुलर डीएनए बन गया और इसमें यूं मान लो कि इस जगह पर ये RDNA जोड़ दिया अपन, फॉरेन डीएनए वही डिजायर्ड जीन, सॉरी RDNA नहीं, डिजायर्ड जीन अपन ने जोड़ दिया। इसको फॉरेन डीएनए भी कह सकते हैं, फॉरेन जीन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब आप देखो इसमें क्या चीज अभी भी इंटैक्ट है, ये एम्फिसिलिन वाले जीन को कोई चेंज नहीं आया, लेकिन टेट्रासाइक्लिन वाला जीन कट गया। इसको बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। समझ में आई बात? ये हमारा RDNA बनाया हमने, तो RDNA बनाने में हमने इस प्लाज्मिड को BAM-H1 साइट से कट किया और इसी में अपना फॉरेन डीएनए जोड़ दिया। तो इससे क्या हुआ कि टेट्रासाइक्लिन वाला जीन कट गया, क्योंकि BAM-H1 उसी के बीच में आता है। डिजायर्ड जीन इंसर्ट हो गया, डिजायर्ड जीन का इंसर्शन हुआ, लेकिन टेट्रासाइक्लिन इनएक्टिव हो गया। तो इसको कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। किसका हुआ? टेट्रासाइक्लिन जीन का। लेकिन एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन अभी भी है, तो मतलब अब इस RDNA में किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस है और किसके अगेंस्ट नहीं है, तो ये एम्फिसिलिन के लिए अभी भी रेजिस्टेंट है, ठीक है, लेकिन टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस इसका खत्म हो गया। तो यही लिख रखा, द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल शो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट ओनली, शो एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस ओनली। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस तो नहीं होगा, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जरूर होगा। विल ग्रो वेल ऑन टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम, जब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ही नहीं होगा तो वो टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पर ग्रो नहीं होगा, मर जाएगा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, ठीक है। एंड विल ग्रो ऑन एम्फिसिलिन कंटेनिंग मीडियम, विल नॉट ग्रो लिख रखा है, जबकि ये एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट है, मतलब ये एम्फिसिलिन पर ग्रो हो जाता है, लेकिन नॉट लिख दिया तो भी गलत। इसमें हमारा सही आंसर क्या है? बी, कि ये जो है वो एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस शो करेगा। समझ में आ गई बात? और एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस शो करेगा और एम्फिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पर ग्रो हो जाएगा। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस इसका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन से खत्म हो गया और अब ये टेट्रासाइक्लिन मीडियम पर ग्रो नहीं करेगा। समझ में आ गई बात? जब हम RDNA बनाते हैं तो हम जानबूझकर इसी तरह से RDNA बनाएंगे जिससे कि दो मार्कर जीन में से कोई एक मार्कर जीन इनएक्टिव हो जाए। तो ये मार्कर जीन ही हमारा आगे काम आते हैं फिर सिलेक्शन और स्क्रीनिंग में। तो RDNA फॉर्मेशन कैसे करते हैं, थोड़ा सा एक आइडिया दिया है कि हम इसको कट भी करेंगे उन रेस्ट्रिक्शन साइट पर जो मार्कर जीन के अंदर आ रही है। जैसे यहाँ BAM-H1 का एग्जांपल लिया, इससे क्या होगा, एक मार्कर जीन इनएक्टिव हो जाएगा लेकिन एक रहेगा, तो ये सिलेक्शन में आगे काम आता है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन और लिया है मैंने, ठीक है। देखो, व्हाट हैपन व्हेन अ DNA इज इंसर्टेड इनटू द प्लाज्मिड PBR यूजिंग एंजाइम PVU1 और PST1। अब PVU1 और PST1 कहाँ होते हैं, तो PBR322 जो अपना वेक्टर है उसमें एम्फिसिलिन वाला जो जीन होता है AMPR और एक है टेट्रासाइक्लिन वाला TTR जीन। अब इसके अंदर दो मार्कर जीन होते हैं, अगर आपको ध्यान हो तो, सॉरी, दो रेस्ट्रिक्शन साइट होती है यहाँ पर और एक यहाँ पर। एक तो है ये BAM-H1 की, जो अभी मैं पिछले क्वेश्चन में बता ही रहा था, और एक ये होती है SEL1 की साइट। इधर होती है PVU1 एंजाइम की साइट और PST1 एंजाइम की साइट, ये है। अब ये कह रहा है कि भाई हम तो PVU1 और PST1 को काट करके डिजायर्ड जीन लगाएंगे, फॉरेन DNA यहाँ जोड़ेंगे, तो क्या होगा?
सीधी सी बात, अगर इस जगह जोड़ा तो एम्फिसिलिन जीन का इनएक्टिव, अभी हमने BAMHON पे जोड़ा था तो टेट्रासाइक्लिन इनएक्टिव हुआ था। अब ये कह रहा है PVU1 PST1 पे, तो इनएक्टिवेशन ऑफ AMPR जीन, बिल्कुल ठीक बात है। इनएक्टिवेशन ऑफ TETR जीन नहीं, TETR जीन क्यों इनएक्टिव होगा, उसका तो साइट ही नहीं है। अनेबल टू ग्रो इन प्रेजेंस ऑफ एम्फिसिलिन, जब एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन इनएक्टिव हो जाएगा तो ये ग्रो नहीं हो पाएगा, ठीक बात है। अनेबल टू ग्रो इन प्रेजेंस ऑफ टेट्रासाइक्लिन नहीं, टेट्रासाइक्लिन पे तो ये ग्रो कर लेगा क्योंकि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है। अनेबल टू रिप्लिकेट जी नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं, रिप्लिकेट भी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक मिनट B डबल हो गया, इसको C कर दो, ABCDE है। तो इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, A एंड C स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट हैं। बस कि अगर हमने PVU1 और PST1 पर कोई जीन जोड़ा इसको कट करके तो एम्फिसिलिन जीन इनएक्टिव होगा। BAMH1 या SEL1 पर कोई जीन जोड़ा तो टेट्रासाइक्लिन जीन इनएक्टिव होगा। ये इंसर्शन इनएक्टिवेशन कहलाता है। मैंने इन दोनों क्वेश्चन में दोनों बातें बता दी। पहले पिछले वाले में BAMH1 पे जोड़ा था, टेट्रासाइक्लिन इनएक्टिव हुआ। इसमें हम एम्फिसिलिन पर जोड़ रहे हैं तो PVU1 और PST1 पे जोड़ रहे हैं तो एम्फिसिलिन जीन इनएक्टिव होगा। क्लियर, ठीक है। तो जिसकी साइट पर हम जीन जोड़ेंगे वो जीन इनएक्टिव हो जाता है और ये भी काम आता है आगे चल करके। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, RDNA बना लिया अपन ने, जिस तरह से इन साइट को कट करके फॉरेन DNA डिजायर्ड जीन जोड़ दिया, RDNA बन गया। RDNA बनाने के समय अपने को 2-3 बातें ध्यान रखनी है। RDNA बनाने में एक चीज ध्यान रखना कि हम हमेशा वेक्टर को और डिजायर्ड जीन को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं ताकि दोनों के स्टिक एंड्स कॉम्प्लीमेंट्री हो तो जोड़ सके। सेम एंजाइम से कट करते हैं। और जब आप दोबारा वापस RDNA बनाते हो तो जैसे मैंने बताया ना इस वाले क्वेश्चन के अंदर कि ये इस तरह से यहाँ पर और ये RDNA बनाया जैसे, तो RDNA बनाने में क्या हो रहा है, हमने यहाँ क्या माना, हमने यहाँ कट कर दिया जीन और इसमें डिजायर्ड जीन आकर के लग गया। कभी कभी डिजायर्ड जीन नहीं लगता, ये वेक्टर वापस खुद ही जुड़ जाता है। सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर भी बनता है ड्यूरिंग RDNA फॉर्मेशन। वेक्टर को जैसे आपने ओपन किया और आप इसमें जीन डाल दिया तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जीन जाके उस खुले वाले हिस्से में जाके जुड़ के और RDNA बन गया, लाइगेज जोड़ देगा। लेकिन जरूरी नहीं, कभी कभी क्या होता है डिजायर्ड जीन नहीं लगता और प्लाज्मिड जो यूं खुला हुआ है वापस खुद ही जुड़ जाता है लाइगेज से। जो प्लाज्मिड में डिजायर्ड जीन नहीं लगा और खुद ही वापस जुड़ गया उसको हम कहते हैं सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर। और जिनमें डिजायर्ड जीन लग गया वो कहलाएगा RDNA। तो जिसमें डिजायर्ड जीन लगा उसमें इंसर्शन इनएक्टिवेशन दिखेगा। अगर ये खुद ही वापस जुड़ जाएगा तो वापस पहले जैसा ही हो गया ना। ये तो अगर यही वापस जुड़ जाएगा तो ये तो फिर पहले जैसा हो गया। तो उसको सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर में एम्फिसिलिन टेट्रासाइक्लिन दोनों होंगे। डिजायर्ड जीन अगर लगा दिया तो फिर टेट्रासाइक्लिन नहीं है, एम्फिसिलिन है। अगर अपन ने BAMH1 पे लगाया तो जब RDNA बनता है तो साथ में सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर भी बनता है। ठीक है, दोनों को सेम एंजाइम से काटते हैं, सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर भी बनता है RDNA बनाते टाइम। और हाँ, 2 मार्कर जीन में से किसी एक का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन भी हो जाता है। ये सारी चीजें हैं, ठीक है, जो हमने RDNA बनाते समय आपको ध्यान रखनी हमेशा पूछी जाती है। अब RDNA बन गया, अब इस RDNA को अपन होस्ट सेल में ट्रांसफर करेंगे। RDNA बनाने के बाद होस्ट सेल में ट्रांसफर करते हैं। तो ट्रांसफर कर रहे हैं जैसे कि अब हमें NCERT के अंदर बैक्टीरिया का भी मेथड दिया है, प्लांट का भी दिया है, एनिमल का भी दिया है। जब भी किसी होस्ट सेल में हम ट्रांसफर करते हैं, जैसे मेनली जीन माइक्रोब में, बैक्टीरिया में ट्रांसफर होते हैं, तो आपको उन सेल को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है। ऐसे ही कोई DNA इतना बड़ा मैक्रोमोलिक्यूल है कि यूं ही मेम्ब्रेन से क्रॉस करके तो सेल में नहीं घुस जाएगा। DNA को सेल में, RDNA को सेल में भेजने के लिए बड़े इंतजाम करने पड़ते हैं। सेल को RDNA लेने के लिए कैपेबल बनाना पड़ता है और उसी कैपेबल को ही कॉम्पिटेंट कहते हैं। कॉम्पिटेंट का मतलब है एक तरह से कैपेबल। द टर्म कॉम्पिटेंट रिफर्स टू इंक्रीजिंग द कॉम्पिटिशन बिटवीन सेल, गलत, मेकिंग सेल इम्परमिएबल फॉर DNA, और उल्टा बोल रहा है। इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी विथ विच DNA एंटर इन बैक्टीरियम थ्रू द पोर्स इन सेल वॉल, मेकिंग सेल परमिएबल फॉर डाइवेलेंट कैटायन, नहीं। इसके अंदर देखो क्या है, हम बैक्टीरिया में जब जीन ट्रांसफर करते हैं तो बैक्टीरिया को लाइसोजाइम कैल्शियम आयन ट्रीटमेंट करते हैं। ये बैक्टीरिया की सेल होती है, इसमें हम क्या करेंगे, लाइसोजाइम और कैल्शियम आयन ट्रीटमेंट। तो लाइसोजाइम क्या करता है, बैक्टीरिया की सेल में वॉल में पोर बना देता है, इस तरह से परफोरेशंस हो जाते हैं। ठीक है, ये पोर बन जाता है। अब ये कैल्शियम आयन DNA को या हमारा जो RDNA होता है, RDNA को सीधा इन पोर के थ्रू अंदर भेजने में हेल्प करता है। ठीक है, ये RDNA को पोर के थ्रू अंदर भेजने में हेल्प करता है।
कैल्शियम आयन, तो डिजायर्ड जीन या आरडीएनए सीधा भेजा जा सकता है। तो यहां पर हम बैक्टीरिया को आरडीएनए लेने के लिए कैपेबल बना रहे हैं, कॉम्पिटेंट बना रहे हैं। किससे बना रहे हैं? लाइसोजाइम कैल्शियम आयन ट्रीटमेंट। लाइसोजाइम से पोर बनता है और फिर ये आरडीएनए को सीधा सेल में भेज सकते हैं। तो कॉम्पिटेंट का मतलब यही है, सेल को कैपेबल बनाना ताकि वो आरडीएनए ले सके। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैंने दिया साथ में, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज फॉर मेकिंग बैक्टीरियल सेल कॉम्पिटेंट। बात वही, अभी हमने वही बता दिया। वो बैक्टीरिया की सेल को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं? ट्रीटिंग विद स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कैटायंस, डाइवेलेंट कैल्शियम आयन से इसको ट्रीट करना। ट्रीटिंग विद हेमीसेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज का यहाँ कोई काम नहीं है। हीट शॉक मेथड, ए एंड सी। अब देखो, यहाँ मैंने आपको जो बताया कि लाइसोजाइम कैल्शियम आयन हुआ। अच्छा, जब ये डालते हैं तब एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर टेम्परेचर का हीट शॉक भी दिया जाता है। हीट शॉक, इसमें क्या करते हैं, पहले इनको जो है 0 डिग्री आइस में रखते हैं, यहां से इनको सडनली 42 डिग्री पर ले जाते हैं और फिर वापस 0 डिग्री आइस में ले आते हैं। ये तरीका है। यहां पर हीट शॉक दिया जाता है। मतलब हमने क्या किया, बैक्टीरिया की सेल में पोर क्रिएट कर दिए। अब जब मैंने कहा नहीं कि आरडीएनए हम पोर के थ्रू अंदर डालेंगे, तो आरडीएनए पोर के थ्रू अंदर अपने आप नहीं जाता, इसको स्टिमुलेट करना पड़ता है। तो स्टिमुलेट करते हैं टेम्परेचर से, कि ये आरडीएनए और सेल को सबको मिलाकर पहले इनको आइस में रख देते हैं, फिर अचानक से इनको 42 डिग्री पर ले जाते हैं, फिर वापस आइस में ले आते हैं इमीडिएट। तो जब हम लो से हाई, हाई से लो का ये जो फ्लक्चुएशन करते हैं, इस दौरान ये आरडीएनए पोर से सेल में चला जाता है। तो बैक्टीरिया को कॉम्पिटेंट बनाने और बैक्टीरिया में आरडीएनए ट्रांसफर करने में तो कैल्शियम आयन का तो रोल है ही, और हीट शॉक का भी है, और साथ में लाइसोजाइम भी है, सबका रोल रहता है। तो यहाँ तो खैर लाइसोजाइम तो नहीं, लेकिन ए और सी दोनों सही है, तो ये हो जाएगा अपना आंसर डी, ए एंड सी बोथ आर करेक्ट। तो बैक्टीरिया में ज़्यादातर जीन ट्रांसफर हुए हैं, उसमें बैक्टीरिया की सेल को आरडीएनए के लेने के लिए कैपेबल, कॉम्पिटेंट बनाते हैं। उसका तरीका ये है कि बैक्टीरिया को पहले लाइसोजाइम कैल्शियम आयन से ट्रीट करके उसमें पोर क्रिएट करेंगे, फिर इसमें आरडीएनए मिलाएंगे और इन पोर के थ्रू आरडीएनए को सेल में भेजेंगे। लेकिन पोर के थ्रू आरडीएनए भी सेल में कब जाएगा? जब उसमें हम टेम्परेचर शॉक, हीट शॉक देंगे। ठीक है, इस तरह से बैक्टीरिया में आरडीएनए भेजा जाता है। तो बैक्टीरिया में आरडीएनए को भेजने का एक तरीका इसमें आपको बताया, ध्यान रखिएगा इन दोनों क्वेश्चन के थ्रू। नेक्स्ट वन, अच्छा कभी कभी क्या है, अच्छा बैक्टीरिया में आरडीएनए का ये तरीका हो गया। अच्छा, इसी के साथ साथ आप चाहो तो अपनी मेमोरी के लिए याद रख लें कि अगर प्लांट में जीन ट्रांसफर करना है फॉर प्लांट सेल, तो ये ध्यान रखना कि जो टीआई प्लाज्मिड है वो यूज किया जाता है। प्लांट में जीन ट्रांसफर के लिए हम क्या यूज करते हैं? टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड्स आर कॉमनली यूज्ड। प्लांट में जीन ट्रांसफर के लिए टीआई प्लाज्मिड लेंगे। ठीक है, एनिमल सेल में अगर जीन ट्रांसफर करना है, एनिमल सेल्स में सबसे मेन जो यूज होता है रेट्रोवायरस। ये दोनों ध्यान रखना, एनिमल सेल इसमें टीआई प्लाज्मिड और इसमें रेट्रोवायरस यूज होता है। इनके थ्रू हम जीन ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, प्लांट में तो टीआई प्लाज्मिड तो खुद ही जीन ट्रांसफर कर देता है, रेट्रोवायरस की भी इसी तरह की एबिलिटी होती है। और इनमें हम प्लांट और एनिमल में भी जीन ट्रांसफर में जो सबसे कॉमन वेक्टर है, बैक्टीरिया के लिए तो प्लाज्मिड होता है, प्लांट के लिए टीआई प्लाज्मिड है और एनिमल के लिए रेट्रोवायरस है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी हमें सूटेबल वेक्टर नहीं मिल पाते हैं, इनमें भी बहुत दिक्कत, एक तरह तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो कई बार सूटेबल वेक्टर नहीं मिलते हैं तो हम बिना वेक्टर के डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं। तो हमें एनसीईआरटी ने कुछ डायरेक्ट जीन ट्रांसफर के मेथड भी दिए, जो मैंने आपको ये इस क्वेश्चन में बताने की कोशिश। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स आर यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ जीन इनटू सेल। ठीक है, जैसे एक मेथड होता है इलेक्ट्रोपोरेशन, ये बिल्कुल जीन ट्रांसफर में काम आता है और डायरेक्ट जीन ट्रांसफर है। इलेक्ट्रोपोरेशन वो जो मैंने बैक्टीरिया वाला तरीका बताया वही है कि लाइसोजाइम कैल्शियम आयन से पोर बनाएंगे और हमने हीट शॉक से आरडीएनए ट्रांसफर किया था, यहां पर इलेक्ट्रिक शॉक देंगे और डिजायर्ड जीन को ट्रांसफर करते हैं। तो ये मेथड इलेक्ट्रोपोरेशन जो होता है फॉर बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया के लिए काम आता है। बस इसमें यह है कि हीट शॉक की जगह इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, आरडीएनए की जगह हम सीधा इसमें डिजायर्ड जीन ट्रांसफर करते हैं बिना वेक्टर के। आरडीएनए बनता ही नहीं, डिजायर्ड जीन लाए और पोर से सीधा डिजायर्ड जीन भेज दिया, वेक्टरलेस मेथड है ये। ठीक है, ये तो काम आता है जीन ट्रांसफर में। इलेक्ट्रो इल्यूशन, ऐसी कोई टर्म नहीं है, इल्यूशन जरूर बताई थी मैंने, इलेक्ट्रो इल्यूशन कुछ नहीं। पार्टिकल बम्बार्डमेंट ये होता है, इसको हम जीन गन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, जीन गन, बायोलिस्टिक भी कहा जाता है, जीन गन या बायोलिस्टिक मेथड। ये जो मेथड होता है इसके अंदर
गोल्ड और टंगस्टन के छोटे छोटे पार्टिकल्स पर हम अपने डिजायर्ड जीन को चिपका देते हैं, उसकी कोटिंग कर देते हैं, ठीक है। फिर इन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं गोल्ड और टंगस्टन के, इन पार्टिकल को एक जीन गन, ये बायोलिस्टिक एक इंस्ट्रूमेंट है, इससे इन पार्टिकल्स को सेल पर इसका बम्बार्डमेंट किया जाता है, इसको फेंका जाता है। ये पार्टिकल तेजी से जाते हैं और सेल में से होते हुए बाहर आ जाते हैं, और इनके ऊपर जो हमने डिजायर्ड जीन लगा रखा है वो सेल के अंदर छूट जाता है। मतलब डिजायर्ड जीन को सेल में भेजने का ये एक और वेक्टरलेस तरीका है, ठीक है। बम्बार्डमेंट के थ्रू, पार्टिकल बम्बार्डमेंट जीन गन के थ्रू जीन ट्रांसफर होता है, और ये जिस तरह का बम्बार्डमेंट किया जाता है, दिस इज यूजफुल फॉर प्लांट सेल। प्लांट में जीन ट्रांसफर के लिए जीन गन मेथड, पार्टिकल गन मेथड काम में लेते हैं। बैक्टीरिया के लिए इलेक्ट्रोपोरेशन, एक है माइक्रो इंजेक्शन, ये भी यूज किया जाता है। इंजेक्शन से जीन ट्रांसफर, इसमें माइक्रोस्कोप में देखते हुए सेल में इंजेक्शन से डिजायर्ड जीन को सीधे उसके न्यूक्लियस में छोड़ के आते हैं, ये किया जाता है। माइक्रो इंजेक्शन जो है दिस इज फॉर एनिमल सेल। प्लांट में ये नहीं होगा क्योंकि प्लांट में तो सेल वॉल होती है चारों तरफ, तो प्लांट के लिए तो ठीक नहीं, लेकिन एनिमल सेल के लिए। इस क्वेश्चन में मैंने तीनों तरह की सेल का एक एक वेक्टरलेस मेथड बताया। इलेक्ट्रोपोरेशन बैक्टीरिया के लिए, पार्टिकल गन मेथड, जीन गन मेथड, बायोलिस्टिक मेथड प्लांट के लिए, माइक्रो इंजेक्शन एनिमल के लिए। इलेक्ट्रो इल्यूशन नहीं काम आता। तो हमारा जो आंसर होगा PRS यानी कि सी ऑप्शन, कि कौन कौन से मेथड हैं जो जीन को सेल में भेजने में काम आएंगे। तो ये तीनों मेथड ध्यान रखें, और ये सारा का सारा जो है वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर है, बिना वेक्टर के। ये जो तीनों मेथड हैं ऑल आर वेक्टरलेस मेथड, इसमें कोई RDNA नहीं बनता, और आर वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर मेथड। अलग अलग तरह की सेल के लिए वेक्टरलेस मेथड से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अब देखिए जो हमने RDNA बनाते समय भी आपको बताया था वही चीज़ है कि जब आप RDNA बनाते हो तो एक तो RDNA बना जिसमें कि जी डिजायर्ड जीन एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन किसी में भी लगेगा, इंसर्शन इनएक्टिवेशन होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, डिजायर्ड जीन नहीं लगता, सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर भी बन जाता है। ओके, उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, देखो। रिकॉम्बिनेंट DNA बियरिंग एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इज ट्रांसफर्ड इन ई कोलाई। एक ऐसा RDNA जिसके अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, यानी कि कौन सा इनएक्टिव हुआ, टेट्रासाइक्लिन। एम्पिसिलिन वाला तो है उसके अंदर। दे आर स्प्रेड, द लेटर आर स्प्रेड ऑन अगार प्लेट कंटेनिंग एम्पिसिलिन। अब उसमें एम्पिसिलिन कंटेनिंग जीन है, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि जब एम्पिसिलिन कंटेनिंग जीन है और उसको अब एम्पिसिलिन पे ग्रो कर रहे हैं, तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है तो वो तो आराम से जिंदा रहेगा। तो जिस सेल के अंदर RDNA चला गया, ध्यान रखना, जिसमें RDNA चला गया वो सेल रिकॉम्बिनेंट है, और उसको ट्रांसफॉर्मेंट भी कहते हैं। ध्यान रखना, कभी भी सेल के अंदर दो तरह के वर्ड हैं, एक तो ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, एक रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट। जिस सेल ने RDNA लिया वो रिकॉम्बिनेंट, जिसने RDNA नहीं लिया वो नॉन रिकॉम्बिनेंट। जिसने बाहर से कोई भी DNA लिया वो ट्रांसफॉर्मेंट, जिसने बाहर से कोई DNA नहीं लिया वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ये चार बातें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। केवल RDNA ही लेंगे तब रिकॉम्बिनेंट है, और RDNA नहीं लेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट। RDNA के बेस पे तो रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट। लेकिन बैक्टीरिया में आपने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में पढ़ा होगा, ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, ठीक है। तो अगर कोई बैक्टीरिया बाहर से कोई सा भी DNA ले ले तो ट्रांसफॉर्मेंट तो वो है, ठीक है। अब वो RDNA लेगा तो रिकॉम्बिनेंट भी है, तो जो रिकॉम्बिनेंट होता है वो ट्रांसफॉर्मेंट जरूर होता है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट हो जरूरी नहीं है, क्योंकि RDNA की बजाय हो सकता है वो सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर ले ले, तो फिर वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेंट तो होगा लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो हमने तो देखिए सीधी सी बात है, जिसके अंदर अगर सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर चला गया तो सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर के पास तो एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन दोनों हैं, और जिसके अंदर RDNA गया उसमें भी एम्पिसिलिन तो है। ये लिख ही रहा है क्वेश्चन में कि एम्पिसिलिन कंटेनिंग जीन तो है, टेट्रासाइक्लिन वाला इनएक्टिव हुआ है। अब अपन ग्रो किस पे कर रहे हैं, एम्पिसिलिन मीडियम पर। तो जिसने सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर लिया वो ट्रांसफॉर्मेंट है, बट वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, वो भी ग्रो करेगा क्योंकि उसमें एम्पिसिलिन जीन तो है, वो ट्रांसफॉर्मेंट है। और जिसमें रिकॉम्बिनेंट DNA चला गया वो भी एम्पिसिलिन पे ग्रो करेगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। और जिसने कुछ नहीं लिया, अनट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वो होता है जिसने कोई बाहर से DNA नहीं लिया, ना सेल्फ लाइगेटेड ना RDNA, वो फिर एम्पिसिलिन पे कैसे ग्रो करेगा, उसमें तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस ही नहीं है। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट प्लाज्मिड पर है,
या तो आप सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मिड ले लो या आरडीएनए ले लो, दोनों में है। कुछ नहीं लोगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है तो फिर ग्रो नहीं कर पाओगे। तो यहाँ ये कहना चाह रहा बोथ ट्रांसफॉर्म्ड और अनट्रांसफॉर्म्ड सेल विल डाई, गलत। बोथ ट्रांसफॉर्म्ड एंड अनट्रांसफॉर्म्ड सेल विल ग्रो, ये भी गलत। ट्रांसफॉर्म्ड रिसिपिएंट सेल विल ग्रो एंड अनट्रांसफॉर्म्ड विल डाई, ये बात सही है। ट्रांसफॉर्म्ड रिसिपिएंट सेल विल डाई, ये उल्टा लिख दिया इन्होंने, ये सही हो जाएगा हमारा। जो ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स हैं जिन्होंने कोई भी एक्सटर्नल डीएनए लिया, भाई कोई भी मतलब अपने पास में जीन ट्रांसफर कर रहे तो दो ही है, या तो सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर है जिसमें दोनों मार्कर जीन है एम्फिसिलिन टेट्रासाइक्लिन, या फिर आरडीएनए है जिसके अंदर एम्फिसिलिन है टेट्रासाइक्लिन नहीं है। तो दोनों में से किसी को भी लिया होगा, ट्रांसफॉर्मेंट तो सभी हो गए, वो सब जिंदा रहेंगे क्योंकि एम्फिसिलिन जीन सब में है। और जो जिसने कोई एक्सटर्नल डीएनए नहीं लिया, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट विल डाई। ठीक है, इसलिए यहाँ ये ध्यान रखना, ट्रांसफॉर्मेंट तो ग्रो करेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट की डेथ हो जाएगी। समझ में आ गई बात? ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा, इन द प्रोसेस ऑफ इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब देखिए एक और तरीका, ये तो मैंने आपको जो पहला वाला बताया वो तो बताया पीबीआर के बेस पर। पीबीआर में एक एम्फिसिलिन जीन होता है, एक टेट्रासाइक्लिन जीन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे थे। एक मैंने आपको आगे के क्वेश्चन में बताया था पीयूसी वेक्टर। जो पीयूसी वेक्टर होता है उसके अंदर क्या होता है, पीयूसी वेक्टर के अंदर मैंने वहां भी बताया था, फिर से मैं आपको बता दूं, पीयूसी वेक्टर के अंदर एक होता है गेल जीन और एक होता है एम्फिसिलिन जीन, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। या टेट्रासाइक्लिन जीन नहीं है, ये होता है पीयूसी 18 या 19, कोई सा भी ले सकते हैं, 18-19। तो कभी कभी क्या है, ये वेक्टर भी काम में लेते हैं, 18 या 19 जो भी है। कारण ये कि कभी दोनों एंटीबायोटिक जीन रखने में एक दिक्कत आगे जाकर आती है कि इनके सिलेक्शन में दिक्कत आती है, क्योंकि एंटीबायोटिक से सेल मर जाती है। इसलिए गेल जीन रखना ज़्यादा अच्छा है, ये एंजाइम बनाता है। ठीक है, और अब हम अपना जीन पहले टेट्रासाइक्लिन में ट्रांसफर कर रहे थे, अब हम गेल जीन में, यहाँ पर हम अपना डिजायर्ड जीन यहीं कट लगाएंगे और इस जगह पर ही हम डिजायर्ड जीन लगाएंगे, तो गेल जीन का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा। तो लिखा क्या है, प्रोसेस ऑफ इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन पहले वाले मेथड में टेट्रासाइक्लिन का होगा, इस वाले में गेल जीन का होगा। A foreign DNA is inserted within the coding sequence of enzyme beta galactosidase resulting in activation of the enzyme। ठीक है, तो फॉरेन डीएनए जो होता है वो ये गेल जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है, तो इसी की सीक्वेंस में इंसर्ट किया और इसका इनएक्टिवेशन हो गया, बिल्कुल सही बात है। अब फॉरेन डीएनए इज इंसर्टेड विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन इन द रिप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, जहां से रिप्लिकेशन होता वहां पर बिल्कुल नहीं, हम अपना फॉरेन डीएनए गेल जीन में इंसर्ट कर रहे हैं, न कि ओआरआई या आरओपी में। अब फॉरेन डीएनए इज इंसर्टेड विद इन द रिकॉग्नाइजेशन साइट ऑफ इको आर1 जी नहीं, इको आर1 की साइट तो यहाँ होती है दोनों जीन के बीच में। ठीक है, इस जगह इको आर1 की साइट है, यहां पर मान सकते हो इको आर1, तो इसमें तो किसी का इंसर्शन नहीं होगा, फिर इनएक्टिवेशन होगा ही नहीं। और नन ऑफ द अबव, तो इसमें एक ही आंसर सही है, फर्स्ट वाला, कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन जो है वो आपका तब होगा जब आप गेल जीन को कट करके डिजायर्ड जीन लगाओगे, तो गेल जीन का इनएक्टिवेशन हो जाता है। या टेट्रासाइक्लिन को कट करके लगा रहा, मतलब मार्कर जीन को लगाना, एम्पिसिलिन में भी कर सकते हैं, बट कोई भी एक मार्कर जीन को हम इंसर्शनली इनएक्टिव करते हैं, ये ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था। अब अपन ने गेल जीन को कट करके लगा दिया, समझ में आई बात? तो जिसमें आरडीएनए गया होगा, आरडीएनए के अंदर गेल जीन नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर दिया कि सेल विद आरडीएनए, ये है रिकॉम्बिनेंट सेल्स, और एक जो होगी वो है सेल विदाउट आरडीएनए, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स होंगी। जिस सेल ने आरडीएनए ले लिया वो रिकॉम्बिनेंट, जिसने नहीं लिया वो नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, नाउ द कॉलोनीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया अपीयर्स व्हाइट इन कॉन्ट्रास्ट टू ब्लू कॉलोनीज ऑफ नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। ठीक है, अब आप देखिए जो आरडीएनए है इसके पास में ध्यान रखना, देयर विल बी नो गेल जीन, कोई गेल जीन नहीं। ये जो है सेल विदाउट आरडीएनए, इसमें जो है दीज सेल्स हैव सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर, इसके अंदर सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर है। जिसके अंदर सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर नहीं है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट, तो पहले हट जाती है एम्पिसिलिन में। अब इसमें सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर है, तो यहां पर क्या है, इस सेल के अंदर गेल जीन प्रेजेंट,
ये गैल्जीन प्रेजेंट होता है। तो अब इसमें गैल्जीन नहीं है तो देयर विल बी नो एंजाइम, कोई एंजाइम नहीं बनेगा। तो ऐसे केस में एक्स गेल का ब्लू कलर्ड कंपाउंड में कन्वर्जन, एक्स गेल का ब्लू कलर्ड कंपाउंड में कन्वर्जन नहीं होगा। और यहाँ गैल्जीन प्रेजेंट है तो यहाँ बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम प्रेजेंट होगा और ये क्या करेगा, एक्स गेल कंपाउंड को ब्लू कलर्ड कंपाउंड में कन्वर्ट करेगा। तो जो नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स हैं वो तो ब्लू कलर्ड कंपाउंड बनाएंगी, जो रिकॉम्बिनेंट है इसमें ब्लू कलर नहीं बनेगा। फिर यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा व्हाइट कॉलोनीज, यहाँ पर व्हाइट कॉलोनी बनेगी। अब क्वेश्चन समझे, ठीक है। ये कह रहा है रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज व्हाइट बनती हैं जबकि नॉन रिकॉम्बिनेंट ब्लू बनती है, क्यों? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज इन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का रिकॉम्बिनेंट में इंसर्शन इनएक्टिवेशन हो गया, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये चीज तो सही है। इनएक्टिवेशन ऑफ गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम इन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, इनएक्टिवेशन ऑफ गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का नहीं हुआ, गैल्जीन का हुआ। एंजाइम की जगह यहाँ क्या आना चाहिए, गैल्जीन आना चाहिए, ये गलत लिखा हुआ है। एंजाइम का इनएक्टिवेशन है, जीन का इनएक्टिवेशन होता है, तो गैल्जीन का इनएक्टिवेशन हुआ है। नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया कंटेन अल्फा गैलेक्टोसाइडेज, तो वैसे भी नहीं है, ये तो यूं ही गलत हो गया। ये एक्चुअल में एग्जाम का क्वेश्चन है और ये इस मेथड को समझाने के लिए दिया जाता है। इंसर्शन इनएक्टिवेशन ऑफ अल्फा गैलेक्टोसाइडेज इन नॉन रिकॉम्बिनेंट, अल्फा वाले हटा दो, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का रिकॉम्बिनेंट में इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया। ये देखिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया, इसीलिए जो सेल विद आरडीएनए है ये व्हाइट कलर की कॉलोनी बनाएगी और यहां ब्लू कलर की कॉलोनी बनेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। अब आप देखिए इसका मैं एक कंक्लूजन बताना चाह रहा हूं। हम जितने भी ये मेथड पढ़ रहे हैं इसमें देखो क्या हो रहा है, जिस सेल का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया, जिस जीन का, जैसे यहाँ गैल्जीन का हुआ, टेट्रासाइक्लिन का हुआ, जिसका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाता है वो लास्ट में रिकॉम्बिनेंट सेलेक्ट कर रहा है। देखो अभी भी यहाँ रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट इसी से आया, गैल्जीन से। इससे पहले एम्फिसिलिन में भी ग्रो करते हैं। एम्फिसिलिन वाला जीन जो होता है वो आरडीएनए में भी है और वो सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर वाले में भी है, तो वो केवल और केवल नॉन ट्रांसफॉर्मेंट अलग कर देता है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को मार देता है और ट्रांसफॉर्मेंट अलग करता है। मतलब दो मार्कर जीन है, एक मार्कर जीन जिसका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं हुआ वो किसका सिलेक्शन करेगा और दूसरा मार्कर जीन जिसका इंसर्शन इनएक्टिवेशन हो गया वो किसका सिलेक्शन करेगा। ये कंक्लूजन एनसीईआरटी बड़ा अच्छे से समझाती। जिसका इंसर्शन इनएक्टिवेशन नहीं होता है, यानी कि यहाँ एम्फिसिलिन जीन, वो ट्रांसफॉर्मेंट को सेपरेट करता है और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हटा देता है। और ये ट्रांसफॉर्मेंट जो है इनमें दो तरह की सेल है, रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट। ट्रांसफॉर्मेंट में जिसने सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर लिया होगा वो तो नॉन रिकॉम्बिनेंट और जिसने आरडीएनए लिया होगा वो रिकॉम्बिनेंट। तो एम्फिसिलिन ने तो क्या करा, जिसने कुछ नहीं लिया नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को हटा दिया। उसके बाद हम इसको अब ग्रो कर रहे हैं टेट्रासाइक्लिन में और या फिर हम एक्सगेल वाले मीडियम में। तो अब हमें टेट्रासाइक्लिन की वजह से सेपरेशन मिलेगा कि कौन रिकॉम्बिनेंट कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट, और या फिर हमें मिलेगा एक्सगेल की वजह से। तो जिसका इंसर्शन इनएक्टिवेशन हुआ वो जीन लास्ट में रिकॉम्बिनेंट सेलेक्ट करता है। सो आरडीएनए टेक्नोलॉजी, वन मार्कर जीन ऑफ वेक्टर हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ ए and whereas the other marker gene which get inactivated due to the insertion of alien DNA helps in selection of। तो ये पहला वाला तो आएगा ट्रांसफॉर्मेंट और दूसरा वाला आएगा रिकॉम्बिनेंट, थर्ड आंसर होना चाहिए। जिसका इंसर्शन इनएक्टिवेशन नहीं हुआ वो मार्कर जीन ट्रांसफॉर्मेंट को सेलेक्ट करता है, जिसका इनएक्टिवेशन हो गया वो लास्ट में रिकॉम्बिनेंट को सेलेक्ट करता है, ठीक है। दोनों ही केस में मैंने जो अलग अलग पहले के क्वेश्चन में जो आ रहे हैं वहां मैं बता रहा हूँ, एम्फिसिलिन वाला मामला अलग है और टेट्रासाइक्लिन से या फिर गैल्जीन से जो सेपरेशन हो रहा है वो रिकॉम्बिनेंट को फाइनली सेपरेट किया जा रहा है। ओके, ये ध्यान रखना अपने को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। अब अपन ने रिकॉम्बिनेंट सेल सेलेक्ट कर ली मार्कर जीन का यूज करके, जो रिकॉम्बिनेंट सेल आ गई। अब उन रिकॉम्बिनेंट सेल्स को हम लार्ज स्केल पर कल्चर करें। जैसे हमने कोई यूजफुल जीन बैक्टीरिया में डाल दिया तो वो तो थोड़ी सी सेल मिली अपने को, रिकॉम्बिनेंट सेल। अब इसको, ये तो हमने लैब में काम किया, अब इसको हम बड़े इंडस्ट्रियल लेवल पर ले जाते हैं। तो पहले पायलट प्लांट और फिर इंडस्ट्री पे ले जाते हैं। तो इंडस्ट्रियल लेवल पर, लैब में आप काम करते हो टेस्ट ट्यूब में, इंडस्ट्रीज में पायलट प्लांट पर जब आप काम करोगे तो वो आप काम करोगे कहाँ पर, बड़े बड़े बायोरिएक्टर में। तो टेस्ट ट्यूब की तरह बड़े बड़े कंटेनर होते हैं स्टील के बने हुए, ऑटोमेटिक होते हैं,
उसमें खूब सारा मीडियम लेते हैं, अच्छी खासी सारी कंडीशन उसमें प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या टेम्परेचर देना है, क्या कुछ देना है, मीडियम, ऑक्सीजन, सब कुछ। और फिर बायोरिएक्टर के अंदर कल्चर करते हैं लार्ज स्केल पर। तो जो भी आप जीन ट्रांसफर करके जो सेल तैयार कर रहे हो, उसमें जिस भी प्रोडक्ट का जीन ट्रांसफर के प्रोडक्ट का जीन डाला है, उसका प्रोडक्ट आपको लार्ज स्केल पर मिलेगा जब आप बायोरिएक्टर में इसको कल्चर करोगे। तो हमें लास्ट में फिर बायोरिएक्टर के बारे में भी दे रखा है कि व्हाट इज ट्रू अबाउट बायोरिएक्टर। तो बायोरिएक्टर प्रोवाइड्स एन ऑप्टिमल कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग डिजायर्ड प्रोडक्ट, बिल्कुल सही। बायोरिएक्टर वो सारी कंडीशन प्रोवाइड करते हैं जो ग्रोथ के लिए, कल्चर के लिए ज़रूरी हो। टेम्परेचर सेट कर सकते हो, पीएच सेट कर सकते हो, एरिएशन, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, कल्चर मीडियम, सब कुछ। तो ये वेल डिजाइंड इक्विपमेंट होते हैं, लार्ज स्केल कल्चर के लिए होते हैं। ठीक है। रॉ मटेरियल आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट, ये भी बात सही है। ठीक है। रॉ मटेरियल जो होते हैं वो बायोलॉजिकली कन्वर्ट होते हैं, जो रॉ मटेरियल लेते हैं मतलब कल्चर मीडियम, और उस कल्चर मीडियम से फिर हम जो है इसको कन्वर्ट करेंगे प्रोडक्ट के अंदर। जो हमारा डिजायर्ड जीन है, उस प्रोडक्ट में डिजायर्ड जीन जो हमने डाला है वो प्रोडक्ट बनाएगा। तो रॉ मटेरियल कहाँ से लेगा? कल्चर मीडियम से। तो रॉ मटेरियल कल्चर मीडियम से लेगा और फिर वो डिजायर्ड जीन की हेल्प से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ये बात भी सही है। ठीक है। रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इन स्पेसिफिक प्रोडक्ट। अब स्टीयरिंग इज रिक्वायर्ड। स्टीयरिंग रिक्वायर्ड है बायोरिएक्टर के लिए, ये जरूरी नहीं है। ठीक है। स्टीयरिंग रिक्वायर्ड है, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि स्टीयरिंग कुछ बायोरिएक्टर में चाहिए, कुछ में नहीं भी चाहिए। मे रिक्वायर्ड, देखो जिन बायोरिएक्टर में लिक्विड मीडियम काम में लेते हैं उनमें लिक्विड मीडियम को बार बार हिलाना पड़ता है, स्टीयरिंग करनी पड़ती है। जिन बायोरिएक्टर में सॉलिड मीडियम लेते हैं, सॉलिड मीडियम में कभी स्टीयरिंग नहीं चाहिए। सॉलिड मीडियम में सेल सरफेस पे ग्रो करती है, तो वहाँ एरिएशन वैसे हो जाती है। लेकिन लिक्विड में क्या, सेल पानी के अंदर, मीडियम के अंदर डूबी हुई रहती है, तो एरिएशन की दिक्कत आती है। तो उसको एरिएशन को मेंटेन करने के लिए उसको स्टीयरिंग करते हैं। तो स्टीयरिंग रिक्वायर्ड है, ये नॉट ऑलवेज एसेंशियल। ठीक है। ये ध्यान रखना कि ये बायोरिएक्टर में हमेशा जरूरी हो, ये जरूरी नहीं है। नॉट ऑलवेज एसेंशियल, ओनली विद लिक्विड मीडियम। ये कब चाहिएगा? ओनली विद लिक्विड मीडियम। ठीक है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ कल्चर कैन नॉट बी प्रोसेस्ड, ये तो गलत हो गया कि लार्ज वॉल्यूम, बायोरिएक्टर में तो लार्ज वॉल्यूम ही तो लिया जाता है, तो लार्ज वॉल्यूम कैन बी, ये भी गलत है। और स्टीयरिंग वाला पार्ट भी हम हमेशा ट्रू नहीं मानेंगे। तो वास्तव में ए और बी दो ट्रू हैं। ठीक है। इन दोनों को हम ऑलवेज ट्रू, और फोर्थ वाला तो बिल्कुल ही गलत है। स्टीयरिंग रिक्वायर्ड है, ये हर इस बायोरिएक्टर के लिए जरूरी नहीं। लिक्विड मीडियम जब लेंगे तब स्टीयरिंग करनी है, सॉलिड मीडियम में नहीं करनी पड़ती है। ठीक है। बायोरिएक्टर लार्ज कंटेनर होते हैं जिनमें लार्ज स्केल पर कल्चर किया जाता है इंडस्ट्रीज में। तो हम जो जीन ट्रांसफर करके सेल तैयार करते हैं उनको लास्ट में बायोरिएक्टर में ही हम उसको आगे मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन, इसी का एक और क्वेश्चन अपन ने दिया बायोरिएक्टर को ही लेकर के। आपने ये डायग्राम जो है एनसीईआरटी के अंदर देखा भी होगा कि गिवन बिलो इज द फिगर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर। आपको ये पहचानना आना चाहिए। आप इसमें देखो, एक सिलेंड्रिकल ड्रम जैसा स्ट्रक्चर है, बीच में एक रॉड लगी है, इसमें ब्लेड लगी हुई है और ये बाहर मोटर से घुमा। ये सिंपल स्टीर्ड टैंक टाइप बायोरिएक्टर है। ये बायोरिएक्टर कौन सा है? सिंपल स्टीर्ड टैंक टाइप बायोरिएक्टर ये है। इस सिंपल स्टीर्ड में बीच में जो इसमें देखो, इसमें लिख रखा है ये फ्लैट ब्लेड इम्पेलर। ये जो होता है ये मीडियम की स्टीयरिंग के लिए काम आता है। दिस इज फॉर स्टीयरिंग। ये जो ब्लेड्स होती हैं, जब ये मोटर से ये रॉड घूमेगी तो स्टीयरिंग करेगी ये लगातार। अब स्टीयरिंग करने से देखो एरिएशन भी मेंटेन रहेगा, ऑक्सीजन डिजोल्व होती रहेगी और साथ में न्यूट्रिएंट की भी अच्छे से मिक्सिंग हो जाती है। बाकी देखो पीएच सेट करना, टेम्परेचर और एयर वगैरह के लिए भी कुछ जगह यहाँ पर दे रखी है। अब इसमें पूछा क्या है आपसे? फ्लैट ब्लेड इम्पेलर हेल्प्स इन। ये रहा फ्लैट ब्लेड इम्पेलर। ये जो ब्लेड वाला पार्ट है ये क्या काम करने में आता है? मेंटेनिंग द पीएच। नहीं, पीएच के लिए पीएच पोर्ट अलग होता है। स्टीयरिंग द लिक्विड मीडियम, ये सही है। ठीक है। रेगुलेटिंग टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, ये भी नहीं। ए और सी नहीं, सिर्फ ये स्टीयरिंग में काम आता है। तो ये स्टीयरिंग में काम आता है। स्टीयरिंग करने से ऑक्सीजन भी मेंटेन रहेगी और न्यूट्रिएंट मिक्सिंग भी होगी। तो ये सिंपल स्टीर्ड टैंक टाइप बायोरिएक्टर है। डायग्रामेटिक बेस पर आपको पहचानने के लिए पूछा जा सकता है। एक इसके जैसा और है, आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 204 पर मिलेगा। वो है स्पार्ज्ड स्टीर्ड टैंक टाइप। उसमें थोड़ी सी एयर की स्पार्जिंग और की जाती है। स्पार्जिंग का मतलब है बाहर से प्रेशर से एयर उसमें फ्लो करना। तो स्पार्ज्ड स्टीर्ड टैंक टाइप बायोरिएक्टर भी होते हैं, वो और बल्कि ज़्यादा काम आते हैं।
और ये सबसे बेसिक टाइप का बायोरिएक्टर होता है, सिंपल स्टीडी टैंक टाइप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला एक और मैंने इसी से लिया है कि जो स्टीडी टैंक बायोरिएक्टर होते हैं दे हैव एडवांटेज ओवर शेक फ्लास्क। देखो लैब के अंदर सारा काम फ्लास्क में होता है, छोटे छोटे फ्लास्क, बीकर, टेस्ट ट्यूब होती, और उनको फ्लास्क में हमने मीडियम ले लिया, लिक्विड मीडियम। अब फ्लास्क को हम रोटेट करते हैं, शेकर्स होते हैं इसके, तो उसमें फ्लास्क घुमाया जाता है ताकि मीडियम घूमता रहे अंदर, क्योंकि वहाँ कंटेनर छोटा है। लेकिन बायोरिएक्टर इतने बड़े होते हैं कि उसमें बायोरिएक्टर को नहीं घुमा सकते, बायोरिएक्टर के अंदर वो ब्लेड डाल करके ब्लेड से घुमाया जाता है। लेकिन कहते हैं भाई बायोरिएक्टर जो है वो इन फ्लास्क के कंपैरिजन में ज़्यादा यूजफुल है। कारण क्या है, तो इसका शेक फ्लास्क का क्या रीज़न है, देखो प्रोवाइड हाई टेम्परेचर एंड पीएच। नहीं, बायोरिएक्टर हाई टेम्परेचर थोड़ी प्रोवाइड करेगा, और ख़राब हो जाएगा। प्रोवाइड बेटर एरिएशन एंड मिक्सिंग प्रॉपर्टीज। यस, देखिए बायोरिएक्टर के अंदर जो ब्लेड से हम घुमाते हैं उसमें बहुत अच्छे से एरिएशन होगी और न्यूट्रिएंट्स की भी अच्छे से मिक्सिंग हो जाती है। इतनी बढ़िया एरिएशन और मिक्सिंग तो फ्लास्क का हम शेकिंग करते हैं उससे भी नहीं होती, तो ये चीज़ सही है। डो नॉट अलाउ द एंट्री ऑफ CO2, ऐसा कुछ नहीं है। CO2 तो सेल जो प्रोड्यूस कर रही वो करेगी। एंड ईजी टू ऑपरेट, ऐसा भी कुछ नहीं। ठीक है, तो स्टीड टैंक बायोरिएक्टर का शेक फ्लास्क के अगेंस्ट क्या एडवांटेज है? एडवांटेज यही है कि इसमें और बेटर एरिएशन होगा और मिक्सिंग अच्छे से होती, क्योंकि इसमें रोटेशन ज़्यादा अच्छा है, स्टीयरिंग अच्छी होती। फ्लास्क को हम शेक करेंगे तो वो इतना प्रॉपर मिक्सिंग वगैरह नहीं होती, वो लैब में छोटे लेवल पर होता है। ठीक है, सेकेंड आंसर है। नेक्स्ट एक और लेते हैं। अब देखिए हमने लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कर लिया। प्रोडक्शन करने के बाद हमारा आखिरी काम, देखिए प्रोडक्शन हो गया बायोरिएक्टर के अंदर, तो हमारा बायोटेक्निकल टेक्निक तो खत्म हो गई कि हमने अल्टीमेटली डिजायर्ड जीन को सेल में ट्रांसफर किया, मतलब वेक्टर बनाया, पहले वेक्टर के साथ लगाया, RDNA बनाया, RDNA को सेल में ट्रांसफर किया, ये सारा काम किया। सेल की सिलेक्शन, स्क्रीनिंग सब की गई। उसके बाद उनको बायोरिएक्टर में लार्ज स्केल पर कल्चर किया और प्रोडक्ट ऑब्टेन किया। प्रोडक्ट जो है वो बायोरिएक्टर के अंदर ही है, वो जो कल्चर मीडियम है उसमें पड़ा हुआ है। अब उस हमारा सेल ने प्रोडक्ट बना दिया तो वहाँ पर प्रोसीजर प्रोडक्शन का काम खत्म, लेकिन वो प्रोडक्ट अभी यूज करने लायक कंडीशन में नहीं है। अब बायोरिएक्टर के कल्चर मीडियम से उस प्रोडक्ट को निकालेंगे और उसको अब यूज करने लायक फॉर्म में बनाएंगे, उसकी टेस्टिंग करेंगे, बहुत सारी चीज़ें, उसमें कई चीज़ें ऐड भी करनी पड़ती हैं। ये रॉ मटेरियल हो सकता है तो कोई चीज़ें ऐड करेंगे, प्रिजर्वेटिव, टेस्ट, कलर, फ्लेवर के लिए। इसकी क्वालिटी टेस्टिंग, और मेडिसिन है तो क्लिनिकल टेस्टिंग, सब कुछ होगा और पूरी टेस्टिंग होगी, पैकेजिंग होगी। उसके बाद वो प्रोडक्ट मार्केट में आता है, लोगों के लिए अवेलेबल होता है। प्रोडक्शन के बाद ये जो सारा काम होता है इसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। प्रोडक्शन से पहले जो अपन ने काम किया वो सब अपस्ट्रीम है, और प्रोडक्शन के बाद के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डाउनस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम में लास्ट में एनसीईआरटी ने एक पैराग्राफ के फॉर्म में दिया है, तो क्या क्या चीजें होती है बस वो ध्यान रखना है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इंक्लूड्स सेपरेशन ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द रिएक्टर, बिल्कुल ठीक बात है, बायोरिएक्टर से प्रोडक्ट सेपरेट करेंगे। प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ये भी किया जाएगा, प्रोडक्ट को प्यूरिफाई करेंगे, फिल्टर आउट करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट विद सूटेबल प्रिजर्वेटिव, अब पूरा प्रोडक्ट को फाइनली बनाएंगे, उसमें प्रिजर्वेटिव, टेस्ट, कलर के लिए, सब कुछ चीज़ों के लिए उसमें कई और चीज़ें मिलाएंगे और फाइनल प्रोडक्ट तैयार करेंगे। क्वालिटी कंट्रोल, टेस्टिंग एंड क्लिनिकल ट्रायल इन केस ऑफ मेडिसिन और ड्रग्स, ये भी सही है। मतलब ये चारों काम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में किए जाते हैं। ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग ध्यान रखना, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट अलग अलग होगी। फूड प्रोडक्ट है तो अलग होगी, मेडिसिन है तो और अलग होगी। क्लियर? लेकिन ये सारी चीज़ें इन जनरल की जाती हैं। तो कौन कौन से करेक्ट हो गए? तो सारे के सारे ही करेक्ट हो जाएंगे बायोरिएक्टर के लिए, सॉरी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के लिए। ओके, सो चैप्टर के एंड में आपको थोड़ा सा डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग दिया है कि प्रोडक्शन के बाद किस तरह से आगे काम किया जाता है और प्रोडक्ट को फाइनली यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हमने अलग अलग तरह के क्वेश्चन के माध्यम से इस बायोटेक प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के चैप्टर की मेन बातों को रिवाइज किया। होपफुली मैंने कोशिश करी है कि हर हिस्से से क्वेश्चन लिए जाएं ताकि चैप्टर की मैक्सिमम इंपॉर्टेंट सारी बातें कवर हो जाएं। ठीक है, बाकी आप एनसीईआरटी से साथ साथ इसको करें तो बाकी और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर पूरा, बायोटेक प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, आज का जो हमारा पूरा पार्ट था। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आपको इससे चैप्टर को रिवाइज करने में काफ़ी मदद मिलेगी। धन्यवाद।